हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शियांग येन है। येन अपनी बेस्ट फ्रेंड लून यान के साथ होटल के रूम में होती है जो इसने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए डेकोरेट किया होता है। इसी बारे में येन लून यान को बता रही होती है। लून यान पहले नहीं जानती थी कि येन किसी को डेट कर रही है, इसलिए वो इसके शादी वाले डिसीजन पर हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुम इतनी यंग एज में शादी क्यों करना चाहती हो। तो येन कहती है कि मैं अपनी फैमिली चाहती हूँ। इस पर येन कहती है कि क्या तुम जियांग ची को अच्छे से जानती हो। तो येन कहती है कि वो बुरा लड़का नहीं है और वो अपने काम में भी बहुत सीरियस है। अब हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम लिन हेनग्यू है और ये बेशी डेंटल का डायरेक्टर है और ये अपने काम से फ्री होकर किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। अब येन जियांगची को कॉल करके पूछती है तो वो यहाँ पर आने वाला होता है। तो लून यान इसको एडवाइस करती है कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो सिर्फ मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ पास में ही हूँ। इसकी ये बात सुनकर येन मुस्कुरा देती है। एक्चुअल में लिन हेनग्यू जियांगची का बहुत पुराना दोस्त है और हेनग्यू की मॉम ने जियांगची की मॉम से कहकर इसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई होती है। जिस रेस्टोरेंट हेनग्यू आया होता है वो जियांगची का ही होता है और जियांगची ने भी इसे फंसाने में अपना किरदार अदा किया होता है। जब हेनग्यू इसको यहाँ पहुँचकर कॉल करता है तो इसे ये बात मालूम होती है और अब जियांगची इसे परस्यू करने लगता है कि वो इस लड़की से मिल ले और अगर ये तुम्हारी ब्लाइंड डेट ना होती तो मैं अटेंड कर लेता। इसको हेनग्यू कहता है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। जियांगची कहने लगता है कि आज मैं उससे ब्रेकअप करने के लिए जा रहा हूँ और वैसे भी अगर तुम आज ये ब्लाइंड डेट कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को ये यकीन दिला दूंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए फिर तुम्हें वापस से अपने पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा और ना ही वो तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स करेंगे। अब इस पर लिन हेनग्यू मान जाता है। इतने में लिफ्ट से ही रह जाता है। अब जब जियांगची येन के पास आ जाता है तो जियांगची इसे कुछ कहने लगता है पर येन बहुत नर्वस होकर वॉशरूम में आ जाती है और ये लून यान को कॉल करके कहती है कि जियांगची को अभी यहाँ पर देखकर मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है। बाहर बैठा जब जियांगची ये सब डेकोरेशन और केक को देखता है जिस पर मैरी में लिखा होता है, इसके तो होश उड़ जाते हैं। हेनग्यू अब जिस लड़की के साथ डिनर करने के लिए आया होता है वो हेनग्यू से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, जबकि हेनग्यू को इस लड़की में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। साथ ही जियांगची इसको मैसेज कर देता है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ क्योंकि ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर हेनग्यू कहने लगता है कि क्या इत्तेफाक है, मेरे सामने बड़ी लड़की भी मुझसे शादी करना चाहती है। जियांगची कहता है कि जल्दी से कोई एक्सक्यूज बनाकर मेरे पास आओ। तो हेनग्यू कहता है कि तुम कोई अच्छा सा एक्सक्यूज सोचकर उसे रिजेक्ट कर दो। तो जियांगची बताता है कि वो इस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता। अब हेनग्यू उस लड़की से कुछ ऐसा कहता है कि इस लड़की को इसके बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो इसके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक देती है। ये होटल बहुत ही करीब होता है इसलिए हेनग्यू यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाता है और जब येन लून यान से बात करके बाहर आती है तो यहाँ पर हेनग्यू भी मौजूद होता है। पूछने पर जियांगची बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर आकर भी हेनग्यू बहकी बहकी बातें करने लगता है जो काफी वियर्ड लगती हैं येन को और अब ये केक पर लगे कुकीज खाने लगता है और इसकी ये हरकतें देखकर येन को गुस्सा तो आ रहा होता है पर कुछ कह नहीं पाती इसको और जियांगची से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लेकिन जियांगची तो असल में येन से बात करना ही नहीं चाहता था और वो ये बहाना करता है कि मेरा दोस्त ड्रंक है इसलिए मुझे इसको घर पर छोड़कर आना होगा। येन कहती है कि तुम इसको घर पर ड्रॉप करके वापस मेरे पास आ जाना, लेकिन जियांगची कहता है कि इसका घर बहुत दूर है इसलिए मैं यहाँ पर आज नहीं आ पाऊंगा। जाते हुए हेनग्यू ये कहता है येन से कि मैंने देखा है तुम्हारा विजडम टूथ रिमूव नहीं हुआ, मैं डेंटिस्ट हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, इसके लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। होती है ये इससे फ्री होने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। लून यान इसको कोई लिफ्ट नहीं करवाती। इतने में यहाँ पर येन की कॉल आ जाती है और ये यहाँ से चली जाती है। अब येन वाइन की बोतल के साथ रोड पर चल रही होती है क्योंकि येन को जियांगची के रवैये की वजह से बहुत दचका लगा होता है। वो तो इसे शादी करने के ख्वाब देख रही थी जबकि जियांगची को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। यहाँ पर से हेनग्यू गुजर रहा होता है और ये इस हालत में येन को देख लेता है। वो इसे ऐसे देखकर परेशान हो रहा होता है और साथ ही लून यान यहाँ पर येन को लेने के लिए आ जाती है और यहीं पर हेनग्यू को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है कि जब ये हाई स्कूल में था तो तब इसकी मुलाकात येन से हुई थी, लेकिन ऐसा नजर आता है कि येन को हेनग्यू के बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। घर पर आकर हेनग्यू को रिग्रेट हो रहा होता है कि इसकी आज की हरकतों की वजह से येन का दिल टूट गया। हेनग्यू अपने एआई रोबोट जिसका नाम नीमू है उससे बात करते हुए कहता है कि आज मैं अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से मिला, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम दोबारा
से इस तरह से मिलेंगे। नीमू पूछता है आप किस तरह से मिलने की बात कर रहे हैं? तो हैनग्यू कहता है कि आज हम जिस तरह मिले हैं मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा कभी देखना भी चाहेगी। अब अगले दिन येन अपनी जॉब पर आती है। ये एक पब्लिशिंग कंपनी में इलस्ट्रेटर है। ऑफिस जाकर ये लूनियान से बात करती है, उसे कहती है कि आज पूरा दिन भी जियांगची ने मुझे इग्नोर किया है। लूनियान इसे डांटते हुए कहती है कि वो तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तो तुमसे ब्रेकअप करने के बहाने ढूंढ रहा होगा, इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। आज हैनग्यू के घर पर एक लड़की आई होती है जो कि हैनग्यू के घर में रेंट पर रहने के लिए आई होती है। एडवर्टाइज कंपनी का एजेंट हैनग्यू को बताता है कि आपकी मॉम ने शेयर फ्लैट का एडवर्टाइज लगाने का काम हमारी कंपनी को दिया है और मैं अपने क्लाइंट को हाउस विजिट करवाने के लिए लेकर आया हूँ। इस पर हैनग्यू गुस्सा होता है और कहता है कि मैं कोई रूम रेंट पर नहीं दे रहा हूँ और इनसे जाने के लिए कह देता है। हैनग्यू अब जियांगची को कॉल करके कहता है कि कल सिर्फ तुम्हारी वजह से जो मैंने ब्लाइंड डेट खराब की है उसके बदले में मेरी मॉम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया? तो जियांगची कहता है कि मैंने अभी तक उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अर्सा उससे ना ही मिलूं, यही बेहतर होगा। हैनग्यू कहता है कि तुम खुद तो उसके सामने नहीं जाओगे, लेकिन क्या तुम उस लड़की को अपने सामने आने से रोक सकते हो? और ये कहना ही था कि जियांगची की नजर पड़ती है और येन इसके पास आती हुई इसको दिखाई दे रही होती है। ये देखते ही ये अपने जूनियर शेफ से कहता है कि अगर ये लड़की मेरा पूछे तो इसे कहना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और खुद ये किचन के अंदर आकर छुप जाता है। इस शेफ का नाम शीरन होता है। शीरन इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन येन कहती है कि मुझे जियांगची से जरूरी बात करनी है और ये खुद किचन में आ जाती है। अब किचन के अंदर आकर जब येन जियांगची को आवाजें दे रही होती हैं तो यहाँ का हेड शेफ आकर इसे कहता है कि छुपा होता है। यहाँ पर एक लेक होती है और येन यहाँ पर आ जाती है और इसे वो टाइम याद आता है जब येन की जियांगची से पहली प्रॉपर मुलाकात हुई थी। येन यहाँ पर बैठकर ड्राइंग कर रही होती है कि जियांगची इसके पास आता है और आकर ये इसकी ड्राइंग को काफी सराहता है। इतने में यहाँ पर शीरन आ जाता है जो कि येन के लिए एक केक लाता है और इसे कहता है कि आफ्टरनून हो गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी, और फिर इसे कहने लगता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और जियांगची के दरमियान क्या हुआ है, लेकिन मुझे एक बात जरूर मालूम है कि जियांगची बुरा इंसान नहीं है। येन कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उदास हूँ। शीरन कहता है कि ऐसा क्यों है? इस पर येन कहती है कि मुझे लगता है कि हम बाज़ औक़ात जिसको प्यार समझ लेते हैं वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, और आज मुझे ये बात रियलाइज हो रही है। अपने घर पर आकर येन अपना सामान पैक कर रही होती है और जियांगची का दिया हुआ सामान फेंक रही होती है। ये अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकलती है तो इसको लूनियान की कॉल आती है और उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक सब लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकती हो, और अब उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है, ना तुम्हें तुम्हारा डिपॉजिट मिलेगा रेंट का, जिसकी वजह से तुम नई जगह पर पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकती हो। इस पर येन भी काफी परेशान होती है और इसे कहती है कि लूनियान क्या आज मैं तुम्हारे साथ रात गुजार सकती हूँ? तो इस पर लूनियान कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन मेरे पेरेंट्स अब्रॉड से वापस आ गए हैं इसलिए मेरे घर में जगह नहीं है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए कोई होटल बुक कर दूं? तो येन कहती है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं खुद ही अपने लिए एक होटल बुक कर लूंगी। घर पर बैठकर हैनग्यू अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट ऐप से मेरे घर की एडवर्टाइज रिमूव कर देनी चाहिए। हैनग्यू की मॉम कहती है कि मैं अपने लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ रही हूँ, जिस पर हैनग्यू कहता है कि इस तरह से डॉटर इन लॉ कौन ढूंढता है, और मैं आपसे कितनी बार ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतने में बेल बजती है और फिर वो एजेंट किसी और लड़की को रेंट का रूम दिखाने के लिए आता है, जिस पर हैनग्यू कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि मैं अपना घर रेंट पर नहीं दे रहा हूँ, और अगर तुमने एक और बार मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये दरवाजा बंद ही करता है कि इतने में फिर से बेल बजती है और इस दफा सामने येन खड़ी होती है जो कि उस एडवर्टाइज को देखकर यहाँ पर आ गई होती है। हैनग्यू उसको देखकर हैरान होता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? येन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर रहते हो? तो हैनग्यू कहता है कि हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। तो येन कहती है कि क्या तुम अपने फ्लैट का रूम रेंट पर दे रहे हो? तो हैनग्यू कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। येन से पूछती है कि क्या तुम इस घर के लैंडलॉर्ड हो? तो हैनग्यू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। ये सुनते ही येन यहाँ से चली जाती है। इसे उस दिन वाली बात का गुस्सा भी होता है, और फिर जब इसको ये मालूम होता है कि हैनग्यू इस घर का लैंडलॉर्ड नहीं है तो ये फिर से किसी फ्रॉड में फंसना नहीं चाहती होती। अब येन के पास कोई चारा नहीं होता और अब ये एक होटल में आ जाती है, लेकिन ये काफी छोटा सा होटल दिखाई दे रहा होता है। घर पर बैठे हैनग्यू को बार बार वो लम्हात याद आ रहे होते हैं जो इसने येन के साथ गुजारे होते हैं। अब हैनग्यू नीमू से कहता है कि जियांगची को कॉल लगाओ, और ये जियांगची से पूछता है कि क्या तुम्हारी येन से बात हुई? तो जियांगची कहता है कि जिस दिन मैं तुमसे कॉल पर बात कर रहा था उस दिन के बाद से येन ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें येन
यन की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उस लड़की पर क्रश हो गया है। वैसे मैं एक बात बता दूं, यन काफी अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। हैनग्यो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जियांगची कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई और बात नहीं करनी तो मैं फोन रख रहा हूँ। हैनग्यो कहता है कि अच्छा तुम मुझे उसका नंबर सेंड कर ही दो। अब यन इस होटल में आकर एक रूम बुक कर लेती है, लेकिन ये होटल काफी अजीब सा होता है। हैनग्यो इसको कॉल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे होते और इसके फोन की बैटरी भी कम होती है और यहाँ पर जो प्लग होता है वो भी नहीं चल रहा होता। यन ये सब कंडीशंस देखकर डर जाती है और जब मुसलसल यन का नंबर बंद आ रहा होता है तो हैनग्यो भी परेशान हो जाता है और ये अपने घर से यन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसको रोड पर ही यन मिल जाती है। हैनग्यो इसको अपनी जैकेट उतार कर देता है और इसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जब ये दोनों घर पर पहुंच जाते हैं तो यन इसको बताती है कि जहाँ मैं पहले रेंट पर रह रही थी उन्होंने मेरा डिपॉजिट वापस नहीं किया और तुम्हें मालूम है कि पिछले साल भी मेरे साथ यही सब कुछ हुआ था। हैनग्यो कहता है कि अगर तुम मेरे घर का रूम रेंट पर लेना चाहती हो तो मैं तुमसे कोई भी डिपॉजिट नहीं लूंगा। इस पर यन काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है और इससे कहती है कि इस जगह के ऑनर तुम तो नहीं हो। हैनग्यो उसको बताता है कि ये घर मेरी मॉम का है और मेरे पास इस घर का प्रॉपर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी है जो ये यन को दिखाता है। और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं किसी दिन घर जाकर इस घर का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी ले आऊंगा। यन कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हैनग्यो कहता है कि मैं कल सुबह ही टेनेंसी एग्रीमेंट बनवा लूंगा और जहाँ तक बात रही रेंट की, मुझे मालूम है कि तुम अभी रेंट नहीं दे सकती हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी तो तुम मुझे मेरा रेंट दे देना। इस डील के लिए यन मान जाती है क्योंकि इसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। फिर हैनग्यो उसको बताता है कि मेरी मॉम मेरे लिए एक फीमेल हाउसमेट ढूंढना चाहती है ताकि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए और फिर मेरी उससे जल्दी से शादी हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसे मैं जानता हूँ तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हैनग्यो कहता है कि ये ऑफर देने की मेरे पास एक और वजह भी है। उस दिन मैंने तुम्हारा प्रपोजल खराब कर दिया था जिसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मैं तुम्हें कंपनसेट कर पाऊँ। हैनग्यो इससे प्रॉपर तरीके से माफी मांगता है। यन कहती है कि तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। मुझे अब रियलाइज हुआ है कि मैं और जियांगची एक दूसरे के लिए ठीक ही नहीं है, लेकिन तुमने आज मेरी बहुत मदद की है और तुम मुझे एक रिलायबल इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। यन इससे वादा करती है कि वो सैलरी मिलते ही इसका रेंट इसको दे देगी। अगले दिन ये दोनों हाउस रेंटल एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं। हैनग्यो कहता है कि अब से हम हाउसमेट्स बन गए हैं और यह इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन यन इसके हाथ में स्वीपर थमा देती है और इसे कहती है कि अब चूंकि हम हाउसमेट्स बन गए हैं तो हमें घर की सफाई का भी ख्याल रखना होगा। जिस पर यन कहता है कि मेरे घर की क्लीनर हर हफ्ते आकर सफाई कर जाती है और जब यन घर पर नजर डालती है तो घर काफी गंदा होता है और फिर हैनग्यो को यन के साथ घर की सफाई करनी ही पड़ती है। अब सुबह जब यन सोकर उठती है तो डोरबेल बजने लगती है। ये देखकर ये हैनग्यो से कहती है कि इस टाइम कौन आया होगा। तो हैनग्यो कहता है कि यकीनन मेरी मॉम आई होंगी। ये देखकर यन नर्वस हो जाती है और इससे कहती है कि मुझे जाकर छुप जाना चाहिए और हैनग्यो डोर खोलता है। हैनग्यो की मॉम आकर घर को चेक करने लगती है तो हैनग्यो अपनी मॉम से कहता है कि आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तो मॉम कहती है कि मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अपना घर रेंट पर क्यों नहीं देना चाहते। हैनग्यो कहता है कि मॉम मैंने आपको बताया तो है कि मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ और कोई भी वजह नहीं है। हैनग्यो की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह है। फिर वो नोटिस करती है कि हैनग्यो अभी अभी उठा है तो वो इससे कहती है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं फिर कभी आऊंगी। मॉम के जाते ही हैनग्यो यन को चेक करने के लिए आ जाता है जो कि इसकी वार्डरोब में छुपी होती है। यन यहाँ से उतरने लगती है तो ये हैनग्यो के ऊपर गिर जाती है और ये खड़ी होकर मॉम भी देख रही होती है। हैनग्यो अपनी मॉम को एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि यन मेरी गर्लफ्रेंड है और ये अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप चाहती हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं भी अपने काम में काफी बिजी हूँ और यन भी अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। यन कहती है मिस डेंग आप इसके लिए हैनग्यो को ब्लेम नहीं करे क्योंकि ये सब मेरा आइडिया है। मैंने जब ये देखा कि आप ब्लाइंड डेट पर बहुत सारी लड़कियों से मिलवाने के लिए हैनग्यो को भेज रही हैं, तो मुझे इस बात की फिक्र होने लगी कि अगर हमने अपना रिलेशनशिप एक्सपोज कर दिया तो आप हमें भी जल्दी शादी करने के लिए कहेंगी। लेकिन हमें अभी डेटिंग करते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ है और मैं चीजों को रश नहीं करना चाहती, बल्कि मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मिस डेंग पूछती हैं कि आखिर तुम दोनों मिले कैसे। तो हैनग्यो कहता है कि यन जियांगची के रेस्टोरेंट पे इंटर्नशिप कर रही थी और हमारी मुलाकात वहीं पर हुई थी। और मॉम फिर यन के मुतालिक बहुत से सवालात पूछने लगती हैं। हैनग्यो की मॉम जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये यहाँ से चली जाती हैं। हैनग्यो यन से कहता है कि मेरे झूठ को कवर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यन कहती है कि अगर मैं तुम्हारा झूठ कवर करने में तुम्हारी मदद नहीं करती तो मैं एक दफा फिर बेघर हो जाती। लेकिन मुश्किल पार्ट ये है कि आज जो हमने झूठ बोला है उसे छुपाने के लिए हमें कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे।
इस पर हेनग्यो कहता है कि क्यों ना हम अपने इस झूठ का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जब यन ऑफिस जाती है तो इसकी कोवर्कर इसको बताती है कि चीफ एडिटर ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। यन यहाँ पर 3 मंथ से काम कर रही है और जल्द ही यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएगी। चीफ कहते हैं कि तुम्हारे हार्ड वर्क को देखते हुए तुम्हें ऑफिशियली चंद पब्लिशिंग प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में तुम हमारे न्यू एडिटर कीहॉन के साथ काम करोगी। ये लड़की काफी फ्रेंडली होती है और जल्द ही यन के साथ घुल मिल जाती है। हेनग्यो की आंटी इसके क्लिनिक में आती हैं और इसे कहती हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आना, लेकिन हेनग्यो इसके लिए मान नहीं रहा होता। तो आंटी कहने लगती है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसे मेरी शॉप पर ही ले आना। हेनग्यो कहता है कि ठीक है, कि आपके पास मुझसे बात करने के लिए कोई और टॉपिक भी है। तो आंटी कहने लगती है कि एक चैरिटी डिनर आ रहा है, वैसे तो इस पर लिन रुचाओ को जाना था लेकिन वो नहीं जा रहा है और इसलिए उसकी जगह तुम्हें जाना होगा। ये तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि अगर लिन फैमिली ये ओकेजन अटेंड नहीं करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आंटी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 इनविटेशन कार्ड रखे हैं, एक तुम्हारा और एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए। अब जियांगची और लुनियान की फिर से उसी बार में मुलाकात होती है और इनके दरमियान कुछ कैजुअल सी बातें होती हैं। हेनग्यो जब घर में पहुंचता है तो यन ने बहुत सारा खाना प्रिपेयर किया होता है, जिसको देख कर ये से कहता है कि तुमने इतना सारा खाना प्रिपेयर क्यों किया है। इस पर यन कहती है कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाले हो। इस पर हेनग्यो कहता है कि इस खाने में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड है जो कि हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं होता है। यन कहती है कि इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि हम अभी मिले हैं और हमें एक दूसरे के लाइफस्टाइल्स को जानने में वक्त लगेगा। हेनग्यो कहता है कि जो कुछ आज सुबह हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए और इससे बचने के लिए हमें एक सॉलिड प्लान बनाना होगा जिसमें हम अपनी लव स्टोरी क्रिएट करेंगे और इसके साथ एक रियल कपल की तरह हमें एक दूसरे की हर चीज के बारे में भी मालूम होना चाहिए। यन कहती है कि मैं अपनी सारी लाइक्स और डिसलाइक्स तुम्हें लिख कर दे दूंगी, तुम उन्हें मेमोराइज कर लेना। हेनग्यो बहुत क्यूरियस हो रहा होता है कि आखिर इसने इतना सब कुछ क्यों प्रिपेयर किया है डिनर के लिए, तो इससे पूछ ही लेता है। यन कहती है कि हमारी पब्लिशिंग कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली है, इसलिए मैं गवर्नमेंट स्टाइल खानों पर रिसर्च कर रही हूँ। हेनग्यो कहता है कि क्या तुम एक इलस्ट्रेटर हो या फिर एक शेफ, जिस पर यन कहती है कि मैं एक इलस्ट्रेटर ही हूँ, लेकिन ड्रॉ करने से पहले आपको उस चीज की सही फीलिंग्स के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप कुछ इफेक्टिव ड्रॉ कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक वेस्टर्न शेफ जिसका नाम पाउल बक्यूस है उसके साथ काम करने वाले हैं, इसीलिए मैं उस शेफ के खानों पर थोड़ी रिसर्च करना चाहती हूँ। हेनग्यो कहता है कि कल काम के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें वेस्टर्न खाने देखने को मिलेंगे और इस तरह से तुम अपनी रिसर्च भी कर सकती हो और हम दोनों के यूं साथ जाने का फायदा ये होगा कि हम इसको अपनी डेट कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट डे यन हेनग्यो की आंटी की शॉप पर आ जाती है तो आंटी इसको देखते ही कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो, जिस पर यन कहती है कि नहीं, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर हेनग्यो आ जाता है और इसे बताता है कि क्लिनिक पर मैं एक छोटी सी सर्जरी में फंस गया था इसलिए मुझे देर हो गई। तो यन कहती है कि मैं भी अभी आई हूँ। यन अब आंटी से कहने लगती है कि मेरा फ्रेंड आ गया है तो अब हमें शॉपिंग शुरू करनी चाहिए, जिस पर हेनग्यो इसको इशारा करता है और अपनी आंटी से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर इसे भी याद आ जाता है कि इनको यहाँ पर ड्रामा करना है। यन यहाँ पर बहुत से ड्रेस ट्राई करती है लेकिन हेनग्यो को कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता और फिर फाइनली ये एक ब्लैक ड्रेस पहन कर आती है जो वाकई बहुत खूबसूरत होता है और हेनग्यो को भी पसंद आता है, लेकिन ये ड्रेस काफी महंगा होता है और यन खरीदना नहीं चाह रही होती। तो आंटी कहती है कि आज मैं पहली बार अपने नेफ्यू की गर्लफ्रेंड से मिली हूँ तो ये ड्रेस तो एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए और तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो क्योंकि मैं तुम्हें ऑफिशियल मीटअप पर रेड एनवेलप देना चाहती हूँ। हेनग्यो को इशारा करता है कि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद फिर ये लोग रेडी होकर जब इस चैरिटी इवेंट पर पहुंच जाते हैं तो आंटी की तरफ से यन को एक रेड एनवेलप रिसीव होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। यन के पैसे रखना नहीं चाह रही होती तो हेनग्यो से कहता है कि तुम ये पैसे आज की परफॉर्मेंस फी के तौर पर रख सकती हो। हेनग्यो एक साइड पर खड़ा होता है और अचानक ही ये यन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यन इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। हेनग्यो कहता है कि मैंने अभी किसी को देखा है जिसे मुझे देखना नहीं चाहिए था और ये एक लड़की होती है जो पीछे से हेनग्यो का नाम बुला रही होती है। हेनग्यो यन को अंदर जाने के लिए कह देता है। यन अंदर आकर डिफरेंट डिशेस को देख रही होती है कि यहाँ पर उसका सामना शाओरुन से होता है जो जियांगची के रेस्टोरेंट में काम करता है। वो इससे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यन बताती है कि वो यहाँ पर ये देखने के लिए आई है कि
रेस्टोरेंट शेफ आजकल किन रेसिपीज पर काम कर रहे हैं। शाओरन कहता है कि मेरा आज यहाँ पर आने का मकसद भी यही है। वैसे मैं आजकल न्यू रेसिपीज पर काम कर रहा हूँ और उन्हें टेस्ट करने के लिए मुझे कोई चाहिए। क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगी? लेकिन येन का कहना था कि तुम जानते हो कि मेरे और जियांगची के दरमियान क्या हुआ है। इसके बावजूद भी तुम मुझे अपने किचन आने के लिए कह रहे हो। क्या मेरी शक्ल पर पागल लिखा हुआ है? शाओरन कहता है कि मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब जियांगची किचन में मौजूद नहीं होगा। येन कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। इतने में यहाँ पर शाओरन को जियांगची नजर आता है तो ये येन को लेकर नीचे बैठ जाता है। ये देखकर येन इससे पूछती है कि तुम जियांगची से क्यों छुप रहे हो? तो ये बताता है कि मैं आज छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता कि जियांगची मुझे देखे। जब शाओरन और येन एक दूसरे को अपने वीचैट में ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हेनग्यू आ जाता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो शाओरन अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि अब हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये बात इसने इसलिए की होती है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लिया होता है। लेकिन हेनग्यू बड़े फखरिया अंदाज से कहता है कि येन मेरी हाउसमेट है और फिर इसे अपने साथ ले जाता है। चैरिटी ऑक्शन गाला सेरेमनी शुरू ही होने वाली होती है और ये दोनों भी अपनी सीट्स पर आकर बैठ गए होते हैं। हेनग्यू येन से पूछता है कि ये अभी जिस लड़की के साथ तुम खड़ी थी मैं इसको जानता हूँ। ये जियांगची के रेस्टोरेंट पर काम करता है। तो येन इसको बताती है कि मेरा सामना तकरीबन जियांगची से होने ही वाला था और शाओरन ने ही मेरी मदद की थी। ये बात येन बोल तो देती है तो फिर इसके दिमाग की बत्ती जलती है और ये हेनग्यू से पूछती है कि तुम जानते थे ना कि यहाँ पर जियांगची आने वाला है और तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। हेनग्यू कहता है कि क्या तुम्हें कभी भी जियांगची ने नहीं बताया कि चेन यूटिंग उसकी मदर है? येन कहती है कि वो उसकी मदर है तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? हेनग्यू कहता है कि जियांगची की मॉम F&B इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस फिगर है और ये होटल भी वही चलाती हैं। जितना मैं जियांगची को जानता हूँ वो कभी भी इस तरह की इवेंट्स अटेंड नहीं करता है और मैं नहीं जानता कि आज वो यहाँ पर क्यों आया है। ये सुनकर येन इसको तंज़ी अंदाज में कहती है कि वैसे तो तुम उसको अपने बचपन का दोस्त कहते हो जो तुम्हारे साथ ही पला बड़ा है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में सही से कुछ भी मालूम नहीं है। चैरिटी ऑक्शन सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और पहली ऑक्शन आइटम लॉन्ग बो होती है जिसका ताल्लुक हान डेस्टिनी से होता है। ये आइटम देखकर हेनग्यू अपनी माजी की यादों में खो जाता है। हेनग्यू आर्चरी एज अ हॉबी खेला करता था। जो लड़की आज इसको यहाँ पर दिखाई दी थी उसने हेनग्यू से कहा था कि मैंने एक बहुत अच्छी बो देखी है जो प्रोफेशनल आर्चर्स के पास होती है, मैं तुम्हें वो तुम्हारी बर्थडे पर गिफ्ट करूंगी। इस पर हेनग्यू ने ये कहा था कि आर्चरी में एज अ हॉबी करता हूँ और इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा मेरा ट्रेनी पार्टनर होना ही काफी है। अब इस आइटम पर पहली बोली लगाने वाली ही ये लड़की होती है और ये इस बो की इतनी महंगी कीमत लगाती है कि कोई दूसरा इसके साथ मुकाबला करने देती है। येन जब अगले दिन अपने ऑफिस आ जाती है तो ये ऑफिस में आकर भी कल वाली बात के बारे में ही सोचे जा रही होती है। इसकी कोवर्कर इससे कहती है कि आओ लंच ब्रेक है, लंच करने चलते हैं। और जिस स्टोर ये लोग लंच करने के लिए आई होती है वहाँ पर शाओरन भी आ जाता है। येन इसको साइड में लेकर आती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, तुम मुझे अपना क्या समझते हो? जिस पर शाओरन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? येन कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। शाओरन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हेनग्यू को डेट नहीं कर रही हो। येन गुस्से में इससे कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें ये बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। शाओरन कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी को भी नहीं बताया है। येन थोड़ा सा काम डाउन होती है, इससे कहती है कि फिर टैनशिशी को इस बारे में कैसे मालूम हुआ? शाओरन कहता है कि टैनशिशी हेनग्यू को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने गेस कर लिया होगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप फेक है। येन शाओरन की बात को सेकंड करते हुए कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टैनशिशी वाकई में ही हेनग्यू को बहुत अच्छे से जानती है। टैनशिशी को घर की हर चीज के बारे में मालूम है, जबकि मैं तो सिर्फ एक हाउसमेट हूँ। ये कहते हुए येन के चेहरे पर तासुरात थोड़े सैड थे, जिनको देखकर शाओरन कहता है कि क्या तुम भी उसको पसंद करती हो? तो येन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात में जब हेनग्यू घर पहुँचता है तो येन इसका पहले से ही बैठकर इंतजार कर रही होती है और येन इसको कहती है कि तुम एक घटिया शख्स हो। हेनग्यू इसकी इस बात पर बहुत हैरान होता है, उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? येन कहती है कि तुमने टैनशिशी को 4 साल तक डेट किया, उसके बाद तुमने टैनशिशी को बगैर कोई वजह बताए ब्रेकअप कर लिया और अपने बारे में तुमने ये कहा कि तुम्हें रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेनग्यू कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बताया किसने है? येन कहती है कि मैंने ये सब गेस किया है। हेनग्यू येन को बताता है कि जब मैं और टैनशिशी एक दूसरे को डेट किया करते थे तभी से टैनशिशी बहुत ही वर्कहॉलिक है। वो सारा टाइम अपने काम में गुजारती थी, वो ओवरवर्क करती थी और अक्सर रात को भी घर नहीं आती थी क्योंकि उसके कुछ ऑफिशियल डिनर्स होते थे और एक तरह से तब भी हेनग्यू अकेला ही रह रहा था। और एक दिन हेनग्यू टैनशिशी को काम से पिक करने के लिए आता है तो ये देखता है कि टैनशिशी का बॉस उसको हैरास करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर हेनग्यू को बहुत गुस्सा आता है और हेनग्यू उस शख्स को बहुत मारता है। मुझे टैनशिशी से इख्तलाफ ये था कि वो इस हैरासमेंट को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इसे अपनी जॉब खो जाने का डर था और वो अपनी कोई भी बात मुझसे भी शेयर नहीं किया करती
करती थी, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारी गलती टेंशिशी की है, मैं भी उस टाइम पर शायद सही से एक्ट नहीं करता था। ये इनकी सुनने के बाद कहती है कि अब चूंकि टेंशिशी वापस आ गई है तो तुम दोनों अपने पुराने मसले भुलाकर एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में तुम दोनों एक अच्छा मैच हो। क्योंकि तुम्हारे मुताबिक वो अगर इतनी वर्कहोलिक है तो फिर तुम्हारे ये अकेले रहने वाला पॉइंट तो टेंशिशी के साथ बड़े अच्छे से पूरा हो रहा है। हैंग्यू इसके जवाब में कुछ कहना चाहता था, लेकिन येन ये कहकर चली जाती है कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है। रात में शाओरुन टेंशिशी के लिए केक बनाकर लेकर जाता है और इसे पूछता है कि तुम्हें हैंग्यू और येन के रिलेशनशिप के बारे में कैसे मालूम हुआ। इस पर टेंशिशी कहती है कि जो चीज सामने जाहिर हो वो भला दूसरों की आंखों से छुप कैसे सकती है, और देखो तुम्हें भी तो ये सब कुछ मालूम है। हैंग्यू की आंट इनसे घर पर मिलने के लिए आती है तो येन अपना सामान पैक करके घर जा रही होती है, क्योंकि इसे काम से छुट्टियां हो गई होती हैं। अब आंट कहती है कि मैं भी येन को इसके घर पर छोड़ने के लिए जाऊंगी। येन ने अपनी मॉम को पहले ही कह दिया होता है कि इसके यूनिवर्सिटी कोर्स की बुक्स निकाल कर रख दे। अब जैसे ही अपने घर में दाखिल होती है तो मॉम इसको वो बुक्स दे रही होती है। येन उनमें से जो बुक हैंग्यू को चाहिए होती है वो देकर कहती है कि तुम अब घर जा सकते हो। इस पर मॉम कहती है कि तुम इससे बगैर खाने पर इनवाइट किए घर कैसे जाने दे सकती हो, और देखो आज तो इसकी आंट भी इसके साथ आई है। अब डैड भी इंसिस्ट करने लगते हैं तो हैंग्यू और उसकी आंट डिनर के लिए रुक जाते हैं। अगले दिन जब येन सोकर उठती है तो ये मॉम से कहती है कि क्या आज आप डैड की हेल्प नहीं करवा रही, आपका कहीं उनसे कोई झगड़ा तो नहीं हो गया फिर। इस पर मॉम कहती है कि मुझे माउथ अल्सर है जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। येन कहती है कि आपको अब इसे ट्रीट करवा ही लेना चाहिए, हैंग्यू आज क्लिनिक पर ही होगा तो क्यों ना मैं आपको आज वहाँ पर ले चलूं ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके। इस पर इसकी मॉम कहती है कि नहीं मुझे अभी कहीं पर भी नहीं जाना है। अब इसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगती है कि हैंग्यू कितना हार्ड वर्किंग है कि वो समर्स में भी काम कर रहा है, और फिर इससे कहती है कि क्या तुम्हें आज कहीं बाहर नहीं जाना, जिस पर येन कहती है कि हाँ जाना तो है मुझे बाहर। येन अब शाओरुन से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी जॉब की सर्च कैसी चल रही है। शाओरुन इसको कहता है कि आज मेरा एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू है, अगर मैं इस इंटरव्यू में पास हो गया तो मुझे उसी टाइम वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। येन इसे पूछती है कि तुम किस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो इस पर शाओरुन कहता है कि इस दफा मैं किसी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा बल्कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ। येन इसको गुड लक विश करते हुए कहती है कि मैं फिर रात को गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। शाओरुन येन से कहता है कि आज मेरी फैमिली ने मुझे एक आर्ट एग्जीबिशन का टिकट दिया है ताकि मैं आर्ट के बारे में जान सकूं, लेकिन मुझे तो सिर्फ खाने के बारे में ही नॉलेज है और ये आर्ट तो मेरी समझ में आता ही नहीं है। इसलिए शाओरुन ये टिकट येन को देकर कहता है कि इस एग्जीबिशन में तो तुम्हें ही जाना चाहिए। येन इसको मना कर रही होती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी फेवर नहीं ले सकती हूँ। इस पर शाओरुन इससे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी जो मेरी डिशेस टेस्ट करने वाली जॉब है ना वो तुमसे छीन लूंगा। इस बात पर येन मुस्कुरा देती है और उसे शाओरुन की ये बात माननी पड़ती है। हैंग्यू वो बुक जिसे येन ने दी होती है वो अपने क्लिनिक ले आता है और जियांगची इस बुक की खातिर भागता हुआ इसके क्लिनिक आता है। जियांगची जब ये बुक देखता है तो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि कोई छोटी सी बुक होगी जिसको मैं जल्दी से मेमोराइज कर लूंगा, लेकिन ये बुक तो काफी बड़ी है। हैंग्यू कहता है कि येन ने इस पर बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, तुम्हें बस इसे पढ़ना है और ये तुम्हें याद हो जाएगी। जिस पर जियांगची कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। हैंग्यू कहता है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है? जिस पर जियांगची कहता है कि सिर्फ हमारे पास आधा घंटा है। हैंग्यू को तब इसकी हरकतों पर गुस्सा ही आ रहा होता है कि इतनी मुश्किल से इसके लिए बुक लेकर आया है और इसके पास पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। अब जियांगची लुनियान के साथ इस आर्ट एग्जीबिशन में आ जाता है और जियांगची बड़े आराम से एक पिक्चर लुनियान को एलैबोरेट कर रहा होता है, लेकिन इसकी इतनी फ्लुएंट नॉलेज के पीछे हैंग्यू की मदद होती है जो येन की बुक से इंफॉर्मेशन देखकर ब्लूटूथ एयरफोन्स के जरिए से जियांगची को बता रहा होता है। लुनियान इसकी नॉलेज से काफी इम्प्रेस हो रही होती है और जानबूझकर इसे डिफरेंट तस्वीरों के बारे में पूछ रही होती है, और जियांगची चूंकि चीटिंग कर रहा होता है तो ये बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता है इन पिक्चर्स के बारे में। इतने में यहाँ पर येन भी आ जाती है। हैंग्यू को देखकर ये इसी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। हैंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी आर्ट एग्जीबिशन में आना अच्छा लगता है, जिस पर येन कहती है कि हाँ मैंने अपने मेजर में यही तो पढ़ा है। हैंग्यू कहता है कि चलो मिलकर अब इस आर्ट एग्जीबिशन को देखते हैं, जिस पर येन मान जाती है। यहाँ पर लुनियान एक पेंटिंग देखती है जिसको देखकर ये थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ये बड़े इमोशनली इस पेंटिंग को देख रही होती है और इसके बाद ये जियांगची से कहती है कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए। इस आर्ट एग्जीबिशन में घूमते हुए हैंग्यू और येन भी इसी पेंटिंग के पास आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर जियांगची की मॉम भी आई होती है और ये हैंग्यू को देखकर कहते हैं कि हैंग्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हैंग्यू कहता है कि येन तो एक इलस्ट्रेटर है तो एग्जीबिशंस में आना तुम्हारा नॉर्मल रूटीन का काम है। अब यहाँ पर इस एग्जीबिशन का मैनेजर आकर इनको बताता है कि जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसे एक यंग लोकल आर्टिस्ट ने बनाया है। अब जियांगची की मॉम इस मैनेजर से पूछती है कि क्या ये पेंटिंग ऑथेंटिक है, जिस पर ये मैनेजर कहता है कि इस आर्ट एग्जीबिशन में जितनी भी पेंटिंग्स है वो सब ऑथेंटिक हैं। ये सुनकर जियांगची की मॉम को बहुत हैरानगी हो रही होती है और उससे पूछती है कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो ये मैनेजर बताता है कि इस पेंटिंग की कॉस्ट 3 मिलियन यॉन है। एक्चुअल में ये वही पेंटिंग होती है जो
उस दिन जियांगची की मॉम टैनशी के डैड को दिखा रही होती है। अब ये इस एग्जीबिशन में लगी जब इस पेंटिंग को देखती है तो कहने लगती है कि ये एग्जीबिशन फ्रॉड है। येन भी बड़े गौर से इस पेंटिंग को देख रही होती है तो हेनग्युस से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है? तो येन कहती है कि ये पेंटिंग मेरी सीनियर ने बनाई है जो कि लूनियान होती है। पता नहीं क्यों लेकिन लूनियान ने अब पेंट करना बंद कर दिया है। अगर वो भी अपनी पेंटिंग जारी रखती तो वो एक यंग आर्टिस्ट बन सकती थी। हेनग्यू कहता है कि अगर वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती है तो उसने फिर पेंटिंग को छोड़ दी। तो येन कहती है कि क्योंकि वो बहुत अमीर है। इसी पेंटिंग को देखकर लूनियान का मूड अपसेट होता है। अब जियांगची से सॉरी मांगते हुए कहता है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअल में मैंने ब्लूटूथ एयरफोन्स के जरिए चीटिंग की है। मुझे आर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा था। लूनियान खामोश रहती है और जियांगची से कहने लगती है कि मुझे अब घर जाना है। लेकिन जैसे ही ये घर जाने के लिए आगे बढ़ती है तो ये जियांगची की मॉम को देखती है जिसे ये देखना नहीं चाह रही होती। उस दिन भी ये जियांगची की मॉम को अवॉइड कर रही होती है और आज भी। और जियांगची जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो येन और हेनग्यू जा रहे होते हैं। इसको लगता है कि शायद ये इनको अवॉइड कर रही है और इसके फेस को छुपाने के लिए जियांगची इसको हक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम जिस शख्स को अवॉइड करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उस शख्स से दूर रखने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब हेनग्यू और येन जब घर वापस आ रहे होते हैं तो हेनग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारा भी दिल चाहता है कि तुम इस तरह की आर्ट एग्जीबिशन अरेंज करो। इस पर येन का जवाब ये होता है कि भला कौन अमीर नहीं होना चाहता, लेकिन एक सच बात कहूँ, जो जॉब मैं अभी कर रही हूँ उससे भी मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। हेनग्यू कहता है कि आर्टिस्ट बनना तो हर आर्ट स्टूडेंट का ड्रीम होता है। इस पर उल्टा येन हेनग्यू से सवाल करते हुए कहती है कि जब तुम मेडिकल स्कूल में गए थे तो तुम्हारा ड्रीम क्या था? हेनग्यू कहता है कि मेरा ड्रीम यही था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। येन कहती है कि क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम एक डेंटिस्ट बनोगे? तो हेनग्यू कहता है कि ऐसा तो नहीं है, ये चॉइस तो मैंने बाद में ली थी। अब येन कहने लगती है कि किसी तरह का भी डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं जो भी जॉब करूंगी मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें अपना बेस्ट करूँ। हेनग्यू इसकी एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से समझ जाता है। हेनग्यू कहने लगता है कि डियर इलस्ट्रेटर, तो फिर क्या आप मुझे ड्रॉ करना पसंद करेंगी? इस पर येन हंसते हुए यहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों चलते चलते येन के घर पर आ गए होते हैं। येन अपने एरिया में पहुंचकर हेनग्यू से कहती है कि तुम यहीं से चले जाओ, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ आज टाइम स्पेंड करने में काफी मजा आया था, इसलिए शायद इन दोनों का अभी भी घर जाने का मन नहीं हो रहा होता। ये दोनों एक दूसरे को पीछे मुड़कर देखते हैं। कहना तो कुछ नहीं होता तो येन इसको कहती है कि मैं तुम्हें बस यही बताने वाली थी कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर अक्सर ही टैक्सी नहीं मिला करती। हेनग्यू भी इसकी बात पर हाँ में सर हिलाता हुआ यहाँ से चला जाता है। हेनग्यू येन को बाय बोलकर अभी कुछ कदम आगे ही गया होता है कि इसे येन की आवाज आती है जो कह रही होती है कि क्या मैं गलत घर में आ गई हूँ। हेनग्यू भागकर इसके पास आता है और देखता है कि येन के मॉम डैड के रेस्टोरेंट में शूटिंग चल रही होती है और यहाँ पर शाओरुन भी मौजूद होता है। येन शाओरुन से पूछती है कि यहाँ पर शूटिंग क्यों चल रही है, जिस पर शाओरुन कहता है कि ये एक लोकल चैनल का कैमरा क्रू है जो आम लोगों के लाइफस्टाइल को कैप्चर करते हैं, इसलिए ये लोग आज तुम्हारे मॉम डैड के रेस्टोरेंट पर उनकी डेली रूटीन को कैप्चर करने के लिए आए हैं। येन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शाओरुन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मुझे एक रेस्टोरेंट पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो वो रेस्टोरेंट तुम्हारे मॉम डैड का ही था, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। हेनग्यू येन के पेरेंट्स के साथ बैठा होता है। येन के डैड हेनग्यू को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, जिस पर येन की मॉम येन के डैड से लड़ाई करना शुरू हो जाती है कि आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं। अब हेनग्यू तो इनके बीच हंस चुका होता है तो ये वॉशरूम को बहाना करके यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है जो कि येन के नेबर्स का बेटा होता है। अब इस बच्चे को याद आता है कि ये हेनग्यू से इससे पहले इसके क्लिनिक में मिल चुका है। ये बच्चा हेनग्यू से कहता है कि तुम्हें शाओरुन और येन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए है। ये जानकर हेनग्यू बहुत खुश होता है कि ये बच्चा येन को बहुत अच्छे से जानता है। हेनग्यू से कहता है कि तुम्हें मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए। इस पर ये बच्चा सवाल करता है कि अगर तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो तो फिर वो लड़का कौन है जिसके साथ येन बैठकर बातें कर रही है? हेनग्यू कहता है कि ये मेरा एनिमी है। ये बच्चा कहता है ओ अच्छा, तो फिर ये तुम्हारा रोमांटिक राइवल हुआ, तो मैं इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि एक तो ये तुमसे छोटा है, दिखने में भी अच्छा है और ये बारबेक्यू भी बना सकता है। इस बच्चे की ये बात सुनकर हेनग्यू येन को ही घूरे जा रहा होता है। अब अगले दिन भी इनकी शूटिंग चल रही होती है। कैमरे का फोकस येन पर आता है और साथ ही शाओरुन टेबल पर कुछ रखने के लिए आता है। कैमरामैन इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को थोड़ा सा करीब होना चाहिए और आपस में कोई बात करनी चाहिए, इससे हमें एक अच्छा शॉट मिलेगा। इतने में हेनग्यू येन के पास आकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कैमरामैन पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर हेनग्यू कहता है कि मैं इसका फियांसे हूँ। कैमरे में हेनग्यू सिर्फ यही कह पाता है कि हम ऑडियंस से चाहते हैं कि वो हमारे रिलेशनशिप के लिए हमें बेस्ट विशेस दें। कि इतने में येन के पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती है और ये सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। शाओरुन और हेनग्यू येन के डैड को काम डाउन कर रहे होते हैं जबकि येन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश कर रही होती है। हेनग्यू इस बच्चे के पास आकर कहता है कि इनका शोर तुम्हें जरूर डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो ये कहता है कि जब मैं कल रात पढ़ रहा था तब भी इन दोनों का झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि येन के पेरेंट्स तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं और मुझे अब इसकी आदत हो गई है। जब मैं छोटा था और येन मुझे पार्क लेकर आती थी तो मैं समझ जाता था कि घर पर येन के पेरेंट्स लड़ रहे हैं। हेनग्यू बड़े क्यूरियस होकर इस बच्चे से कहता है कि येन हमेशा तुम्हें पार्क क्यों लेकर
जाती थी। तो बच्चा बताता है कि जब भी येन के पेरेंट्स लड़ा करते थे तो मिस गू नाराज होकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाया करती थी और इसके डैड अपने कमरे में ही रहते थे। बारबी की स्टॉल भी येन ही संभाला करती थी। वो मुझे पार्क इसलिए लेकर जाती थी क्योंकि वहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं और उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता वहाँ पर। अब मॉम येन से कहती है कि क्या तुम हेनग्यू से एक फेवर ले सकती हो कि वो शाओ को अपने साथ अपने घर ले जाए, क्योंकि उसका मिडिल स्कूल शुरू होने वाला है और वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पर रहा तो हमारी वजह से वो कभी भी अच्छी तरह से एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। येन कहती है कि वो घर हेनग्यू का है, इसलिए मैं उसके पूछे बगैर शाओ को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकती हूँ, और वैसे भी मुझे ये पूछना हेनग्यू से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं हेनग्यू से बात करने की कोशिश जरूर करूंगी। अब जब शाम को येन घर पर आती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि हेनग्यू पहले ही शाओ को घर लेकर आ चुका होता है और ये शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ये कहता है कि हेनग्यू ने मुझे अपने घर आने की दावत दी और मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये दावत कबूल कर ली। हेनग्यू येन से कहता है कि बारबेक्यू स्टॉल पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं अपने घर ले आऊं। इस पर येन बहुत खुश होती है और इसे कहती है कि मैं भी तुमसे यही पूछने का सोच रही थी। हेनग्यू कहता है कि मैं जाकर खाना प्रिपेयर करता हूँ, तुम इस पर नजर रखो। फिर जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो हेनग्यू शाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ मास्टर बेडरूम शेयर करोगे। शाओ कहता है कि तुम्हारे घर में जो गेस्ट रूम है मैं उसे यूज करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे किसी के साथ भी रूम शेयर करने की आदत नहीं है। इस पर येन कहती है कि तुम मेरा रूम कैसे यूज कर सकते हो। इस पर शाओ हैरान होकर कहता है कि मुझे तो लगा था आप दोनों कपल हैं और आप एक ही रूम में रहते होंगे। अब एक दफा फिर इन दोनों का झूठ पकड़ा ना जाए, ये दोनों एक ही रूम में रुकने के लिए मान जाते हैं। हेनग्यू ब्लैंकेट्स बिछाकर नीचे लेटने लगता है, तो जिस पर येन कहती है कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें बेड पर सोना चाहिए और मैं नीचे सो जाऊंगी। इस पर हेनग्यू कहता है कि मैं भला एक लड़की को नीचे जमीन पर कैसे सोने दे सकता हूँ। येन अपना स्टफ टॉय उठाती है और इसे कहती है कि हम ये बीच में रख लेते हैं, इस तरह से हम दोनों ये बेड शेयर कर सकते हैं। हेनग्यू इस पर मान जाता है। हेनग्यू तो फौरन ही सो जाता है, जबकि येन को नींद नहीं आ रही होती। ये हेनग्यू के फेस पर टच करके देखती है कि क्या वाकई में ये इतनी जल्दी सो गया है। इसे हैरानगी इस बात पर हो रही होती है कि हेनग्यू ने कहा था कि उसे ये बेड टैन शीशी की वजह से पसंद नहीं है और अब ये इस पर लेटते ही सो गया है। येन अपने काम पर होती है कि इनका हेड आकर अनाउंसमेंट करता है कि अभी जिस नॉवल पर इनकी बुक पब्लिश हुई है वो सक्सेसफुली मार्केट में आ गई है। हेड येन और ह्यू हॉन को कहता है कि तुम दोनों खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों ने इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छा काम किया है। ह्यू हॉन अपने हेड के जाने के बाद येन से कहती है कि क्या तुम कल फ्री हो, तो येन कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो ह्यू हॉन कहती है कि कल हम दोनों बुक स्टोर चलेंगे, क्योंकि मैं उस बुक को चेक करना चाहती हूँ जिस पर मैंने काम किया है। येन भी ऐसा करने के लिए एक्साइटेड होती है। आज सुबह टैन शीशी ने शाओरुन को बताया होता है कि उसका एक ऑफिशियल लंच है, इसलिए उसे घर आने में देर हो जाएगी। अब शाओरुन उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर टैन शीशी होती है और ये देखता है कि एक आदमी टैन शीशी को हिरास करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टैन शीशी इस शख्स का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। और अब ये शाओरुन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन टैन शीशी कहती है कि ये मसला ठीक हो गया है, इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शाओरुन को मालूम होता है और वो इससे पूछता है कि तुम प्रीवियसली ये सब कुछ कैसे हैंडल करती थी, जिस पर टैन शीशी कहती है कि पहले मेरे पास भी कोई ऐसा शख्स था जो मुझे प्रोटेक्ट किया करता था, जैसा कि तुमने आज करने की कोशिश की है। और ये हेनग्यू के बारे में ही बात कर रही होती है। अब येन और हेनग्यू आज घर जल्दी इसलिए आए होते हैं क्योंकि घर पर शाओ अकेला होता है और इन्हें फिक्र होती है कि कहीं ये अपनी पढ़ाई से हटकर किसी और एक्टिविटीज में बिजी ना हो। अब जब ये दोनों घर जाते हैं तो उससे पहले शाओ गेम्स खेल रहा होता है। जैसे ही ये डोर खुलने की आवाज सुनता है तो जल्दी से अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और पीसी के ऊपर एक वेट टॉवल रख देता है ताकि इन्हें शक नहीं हो कि ये पहले कंप्यूटर यूज कर रहा था। लेकिन येन जब आकर पीसी पर टॉवल पड़ा हुआ देखती है तो ये शाओ से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अब शाओ क्यूट शक्ल बनाकर हेनग्यू की तरफ देखता है, उसे कहता है कि डियर ब्रदर इन लॉ, अब आप भी मुझे बचा सकते हैं। लेकिन येन कहती है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हैं। और अब येन इन दोनों को लाइब्रेरी ले आती है और खुद अपनी निगरानी में इसको पढ़ाने लगती है। अब येन को यहाँ पर ह्यून का मैसेज आता है और उसे बताती है कि वो भी यहीं पर आई हुई है। हेनग्यू से कहती है कि मेरी दोस्त यहाँ पर आई है तो मैं इसे मिलकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद हेनग्यू भी यहाँ से जाने लगता है तो शाओ कहता है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो। इस पर हेनग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आता हूँ। इनके ज्यादा ही शाओ फोन यूज करने लग जाता है और येन वो बुक ढूंढ रही होती है इसे देखने के लिए। ये और ह्यून यहाँ पर आए होते हैं। वो बुक अब येन को तो मिल जाती है, लेकिन वो काफी ऊपर वाले शेल्फ पर पड़ी होती है और ये बुक उतारने में इसकी मदद हेनग्यू करता है। येन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेनग्यू कहने लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब येन की नजर शाओ पर पड़ती है जो अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है और उसके पास जाने लगती है। तो हेनग्यू इसको रोकता है और कहता है कि तुम जो कर रही हो वो आराम से करो, शाओ पर मैं नजर रख लेता हूँ। अब शूट का वो सीन जिसमें हेनग्यू ने एक मैसेज दिया था वो वाली वीडियो अब हेनग्यू की फैमिली देख रही होती है और आंट और ग्रैंड माँ तो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आंट कहने लगती है कि ये लड़की मुझे टैन शीशी से कहीं ज्यादा पसंद है, लेकिन हेनग्यू के पेरेंट्स के वोट टैन शीशी की तरफ ज्यादा होते हैं। हेनग्यू की मॉम कहने लगती है कि मुझे इन दोनों का साथ अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर हेनग्यू के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें इनको अलग करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। येन और
हेनग्यू मिलकर शाओ की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं ताकि इसका एग्जाम काफी अच्छा हो। आज शाओ का एग्जाम होता है और ये एग्जाम के लिए तैयार हो रहा होता है। हेनग्यू यन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम दोनों को स्कूल तक राइड दे दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बारिश होने वाली है। यन कहती है कि मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया, बारिश नहीं होगी, और वैसे भी कल तुम पूरा दिन शाओ के साथ रहे थे, तो अब मुझे इसको लेकर जाने दो। ये कहकर ये दोनों चले जाते हैं। अब शाम हो जाती है और यन स्कूल के बाहर ही शाओ का इंतजार कर रही होती है और इतने में ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। इतने में हेनग्यू यहाँ पर छतरी लेकर यन के पास आ जाता है और सामने से शाओ भी आ जाता है। शाओ का एग्जाम काफी अच्छा हो गया होता है क्योंकि हेनग्यू ने इसकी काफी मदद करवाई होती है। यहाँ पर एक और स्टूडेंट के पेरेंट्स खड़े होते हैं जो यन को देखकर कहते हैं कि आप जरूर इसकी मामा होंगी, आप वैसे काफी यंग दिखती हैं, आप करती क्या हैं? यन को ये कॉम्प्लीमेंट काफी अजीब लगता है और साथ ही हेनग्यू को भी यही सुनने को मिल जाता है कि आप यकीनन इसके डैड होंगे, आप बहुत यंग दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ आप 35 इयर्स के हैं। हेनग्यू को ये सुनकर अजीब लगता है, वो कहने लगता है कि मैं तो अभी सिर्फ 30 इयर्स का हूँ। घर पर जाकर ये दोनों ही एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या हम वाकई में इतने बूढ़े दिखाई देते हैं लोगों को। शाओ ने दोनों से कहा होता है कि तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की है तो इसके बदले में मैं अपनी पॉकेट मनी से तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। यन कहती है कि ये बारबेक्यू खा खा कर ही तो मैं बड़ी हुई हूँ, अब तो मैं इसे थक गई हूँ। शाओरुन जब इनके सामने ये रखता है तो ये यन से कहता है कि ये डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसे डिफरेंट रेसिपी से बनाया है, और जब ये लोग ट्राई करते हैं तो वाकई में इसका टेस्ट काफी मजेदार और डिफरेंट होता है। शाओ हेनग्यू से कहता है कि ब्रदर इन लॉ, अगर आप ये बनाना सीख लेंगे तो मेरी सिस्टर आपको ज्यादा प्यार करेगी। हेनग्यू शाओरुन से कहता है कि तुम भी मुझे ये नई रेसिपी बता दो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये यन के लिए बनाया करूंगा। शाओरुन इसको देना तो नहीं चाह रहा होता है, लेकिन फिर यन सामने बैठी होती है तो ये इसको इनकार नहीं कर पाता। यन कहती है ये सब जानबूझकर तुमने किया है ना? शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि किसी को भी मालूम हो कि तुम लोगों का रिलेशनशिप रियल नहीं है। यन इस बात पे काफी हैरान होती है, कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? शाओ कहता है कि मैं इतने दिन तुम लोगों के साथ रहा हूँ और इस अरसे में तुम लोगों का एक भी झगड़ा नहीं हुआ और ये बात नॉर्मल नहीं है। और जहाँ तक बात शाओरुन की है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का तुम्हारे साथ सिर्फ फ्लर्ट करना चाहता है। यन कहती है अभी तुम सिर्फ मिडिल स्कूल में हो और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? शाओ इसकी वाली बात इग्नोर करके कहता है कि तुम किस में इंटरेस्टेड हो, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज दे सकता हूँ। जिस पर यन कहती है कि मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब हेनग्यू की फैमिली इन दोनों की वो इंटरव्यू वाली वीडियो देख रहे होते हैं तो हेनग्यू के डैड कहने लगते हैं कि आप लोगों को इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार ज्यादा गहरा हो जाए तो तकलीफ भी इतनी ही होती है। ग्रैंडमा और आंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहते होते, लेकिन हेनग्यू की मॉम के ख्यालात इसके डैड से जरूर मिलते होते हैं। वो कहती हैं कि मैं हेनग्यू को कॉल करके आती हूँ। अब डैड भी अंदर आकर खाना बनाने लगते हैं। किचन में आकर हेनग्यू के डैड उसी लड़की से बात कर रहे होते हैं जिसे यन ने इनके साथ मार्केट में देखा था। इतने में ही हेनग्यू की मॉम आ जाती है और हड़बड़ाहट में हेनग्यू के डैड अपना फोन सिंक में फेंक देते हैं। मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले हफ्ते यन से मिलें, मैं और हेनग्यू भी आपके साथ जाएंगे ताकि हम शादी की डेट फाइनलाइज कर सके। डैड कहते तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रही हो, तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। इस पर मॉम कहती है कि मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आई हूँ। और जाते हुए ये हेनग्यू के डैड से कहती हैं कि आपका फोन है तो वाटर रेजिस्टेंट, लेकिन अगर इतनी देर इसको भिगो कर रखेंगे तो खराब हो सकता है, इसलिए इसको निकाल लो यहाँ से। इस पर अब ये और भी शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि हेनग्यू की मॉम ने एक बार फिर इनको पकड़ लिया होता है। जियांगसी बहुत परेशान होता है क्योंकि पिछले 1 महीने से लुनियान ने इसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया होता, और फिर एक जगह पर रुककर जियांगसी लुनियान का वेट कर रहा होता है। अभी फाइनली ये लुनियान को देख लेता है जो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। जियांगसी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और उसका पीछा करने लगता है। अब जियांगसी लुनियान को मैसेज करता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ कि मुझे हर कोई तुम्हारी तरह दिखाई दे रहा है। ये मैसेज जियांगसी ने इसलिए इसको किया होता है कि इसने पीछा तो किया होता है लुनियान का, लेकिन इसको लगता है कि शायद ये कोई और है, लुनियान नहीं है। फिर जब यन घर पर पहुँचती है तो हेनग्यू इसके लिए वही चिकन स्ट्यू बना कर ले आता है जिसकी रेसिपी उस दिन इसने शाओरुन से पूछी थी। यन से कहता है कि मैंने इसमें अपनी भी कुछ रेसिपी ऐड की है, तो मुझे ट्राई करके बताओ कि कैसा बना है। यन जब ये टेस्ट करती है तो कहती है कि वाकई में बहुत मजे का है, और फिर हंसते हुए हेनग्यू से कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम्हारे जैसा डॉक्टर इतना अच्छा कुक भी हो सकता है। हेनग्यू कहता है कि ये कोई टैलेंट नहीं बल्कि कुकिंग एक स्किल है जो हमेशा से ही मेरे पास थी। यन कहती है कि क्या तुमने इसको अपनी मॉम सीखा है? तो हेनग्यू कहता है कि नहीं, मैंने अपने डैड से सीखा है ये सब कुछ। हेनग्यू बताने लगता है कि मेरी मॉम का ताल्लुक एक अमीर खानदान से है, इसलिए उनको घर के काम काज वगैरह इतने करने नहीं आते, खास तौर पर कुकिंग, जबकि मेरे डैड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उन्हें सारे ही काम बहुत अच्छे से करने आते हैं और इसी तरीके से उन्होंने मेरी मॉम का दिल जीता था। यन काफी हैरान होते हुए हेनग्यू से कहते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर पर गई थी तुम्हारी मॉम किचन में काफी मसरूफ दिखाई दे रही थी। हेनग्यू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम अब मेरे डैड के बनाए हुए खाने मजीद नहीं खाना चाहती। फिर हेनग्यू कहने लगता है कि मुझे याद आया, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो ये है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। यन हैरान होकर कहती है कि पिछली बार की तरह। हेनग्यू कहता है कि मेरी फैमिली
फैमिली चाहती है कि एक टाइम फिक्स किया जाए जिसमें तुम्हारी और मेरी फैमिली मिलकर हम दोनों की शादी के बारे में बात करें। येन कहती है कि फिर तुमने इसको रिफ्यूज क्यों नहीं किया। हेनग्यू कहता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है। येन कहती है कि हमें जल्दी कुछ सोचना होगा जिसके जरिए से हम अपनी फैमिलीज को मना कर सकें। अब अगले दिन हेनग्यू के क्लिनिक पर येन की मॉम आती है, जो एक्चुअल में येन ने इनको यहाँ पर भेजा होता है क्योंकि ये चाह रही होती है कि किसी तरीके से ये कल की मीटिंग कैंसिल हो जाए। येन की मॉम की जब रिपोर्ट हेनग्यू के पास आती है तो इन्हें देखकर ये थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा होता है। येन अपने पेरेंट्स के घर पर आई होती है और थोड़ी देर बाद इसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है। येन अपनी मॉम से पूछती है कि कैसा रहा चेकअप, जिस पर इसकी मॉम कहती है कि कोई मसला ज्यादा नहीं है, ये बस एक आम ही अल्सर है। जिस पर इसके डैड कहते हैं अगर कोई ज्यादा गहरा मसला नहीं है तो फिर ये इतने महीनों बाद ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मॉम आगे से कुछ नहीं कहती है। फिर जब रात को येन सो रही होती है तो मॉम इसके रूम में जाती है और इसके बालों में हाथ फेर रही होती है। येन जाग जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मेरे साथ आकर लेट जाएं। येन अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम आप कल की मीटिंग पर मत जाएं। जिस पर इसकी मॉम पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। येन कहने लगती है कि अगर फ्यूचर में मेरी शादी हो जाएगी तो इस तरह से मैं आपके साथ नहीं लेट पाऊंगी। मॉम कहने लगती है कि मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ना, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढना है जो मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखे। और मैं बता सकती हूँ कि हेनग्यू एक डिसेंट लड़का है। येन कहती है कि मॉम मैं जानती हूँ कि आपको अल्सर है और बोलने में आपको कितनी तकलीफ होती है, इसलिए कल हम नहीं जाएंगे। मॉम कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे इन दोनों की फैमिलीज लंच पर मिलती हैं। येन की मॉम कहती है कि येन और हेनग्यू की शादी पर अपना रेस्टोरेंट इनको एज अ वेडिंग गिफ्ट देना चाहते हैं हम लोग। हेनग्यू की मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों लेडीज ये डिसाइड करती हैं कि नेक्स्ट मंथ के एंड की डेट अच्छी है। हेनग्यू की मॉम कहने लगती है कि वेडिंग प्रिपरेशंस आप मुझ पर और हेनग्यू की आंट पर छोड़ दें। येन की मॉम कहने लगती है कि इसमें आपको तकलीफ होगी। हेनग्यू की मॉम कहती है कि अब येन हमारी फैमिली में आ रही है तो इसमें तकलीफ कैसी। जबकि ये दोनों एक दूसरे को बस हैरानगी से देख रहे होते हैं क्योंकि ये इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। जियांग ची उसी तरह से परेशान होता है और फिर ये लून यान को मैसेज करता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और उसमें मैं तुम्हें एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाना चाहता हूँ, क्या तुम आओगी। शाओरुन जब घर पर पहुँचता है तो टैन शिशी काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है क्योंकि इसने येन और हेनग्यू के इंटरव्यू वाली वीडियो देख ली होती है और ये शाओरुन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। शाओरुन कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे मकसद को हासिल करने में तुम्हारी मदद कर रहा था। टैन शिशी कहती है कि अगर तुम मेरी मदद ही कर रहे थे तो तुम्हें कैमरा के सामने येन के लिए जो तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है उनका इजहार करना चाहिए था ताकि हेनग्यू की फैमिली इस रिश्ते से इनकार कर देती। शाओरुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन क्या तुम ड्रिंक करना बंद कर सकती हो। टैन शिशी कहती है कि मैं ड्रिंक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में एक और प्लान आ जाए। टैन शिशी शाओरुन से कहती है कि तुम मेरे गोल्स को नहीं जानते हो, इसलिए मेरी खातिर खुद को मुसीबत में नहीं डालो। लूनियान अब येन से मिलने के लिए आई होती है, उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि आजकल हर किसी की शादी हो रही है। येन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लूनियान कहती है कि मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे एक शादी पर बुलाया है, लेकिन अगर तुम्हारी शादी और उसकी शादी की डेट मैच हो रही हुई तो मैं तुम्हारी शादी अटेंड करूंगी। जिस पर येन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं होने वाली है। लूनियान कहती है कि पहले तो तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। येन कहती है कि वो पहले की बात है। लूनियान कहती है कि सिर्फ शादी ना करने की दो ही वजूहात हो सकती हैं, एक तो ये कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो और दूसरी ये कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। इन दोनों में से तुम्हारी कौन सी रीजन है। येन काफी कंफ्यूज होकर कहती है कि मुझे नहीं मालूम। येन कहती है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं हेनग्यू को थोड़ा सा पसंद तो करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सब को फिगर आउट कैसे करूँ। लूनियान कहती है कि तुम्हें ये डिसाइड करने के लिए उस मोमेंट से सोचना चाहिए जब तुम उसे पहली बार मिली थी। येन कहने लगती है कि जब मैं हेनग्यू से पहली बार मिली थी तो वो मुझे काफी अजीब सा लगता था और वो मुझे अनॉय भी करता था, लेकिन जैसे मैंने उसके साथ वक्त गुजारा तो मेरा ख्याल भी रखता है और वाकई में वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन जब वो मेरी इतनी केयर करता है तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत अनरियल है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने एक ब्लाइंड बॉक्स दे दिया है जिसे मैं काफी पसंद करती हूँ और जब मैं इसको खोलूंगी तो उसमें से ये मैसेज निकलेगा कि सॉरी, ये तो हमने एक गलत एड्रेस पर भेज दिया है। लूनियान कहती है कि तुम्हारी बातों से तो मैंने यही अंदाजा लगाया है कि हेनग्यू भी तुम्हें पसंद करता है। इतने में ही यहाँ पर हेनग्यू की आंट आ जाती है और येन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक अर्जेंट काम है। येन आंट के साथ चली जाती है। आंट येन को फर्नीचर शॉप पर ले आती है। येन को समझ नहीं आ रही होती तो वो क्या करे, तो आंट कहने लगती है कि जब तुम्हारी और हेनग्यू की शादी होगी तो तुम्हें घर पर मौजूद सारा फर्नीचर चेंज कर लेना चाहिए। अब येन हेनग्यू को मैसेज करते हुए कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हेनग्यू को जब ये मैसेज मिलता है तो सामने टैन शिशी बैठी होती है। हेनग्यू से कहता है कि मेरी फियांसे मुझसे मिलना चाहते इसलिए मुझे अब जाना होगा। टैन शिशी से कहने लगती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं आज यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो हेनग्यू कहता है कि मुझे ये बात नहीं मालूम। टैन शिशी हेनग्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। हेनग्यू कहता है कि तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो। तो टैन शिशी कहती है कि हम 2 दिन के लिए बीच चलते हैं। हेनग्यू जाने से पहले से ये कहकर जाता है कि क्या तुम कुछ लम्हों के लिए भी सीरियस नहीं हो सकती हो। हेनग्यू यहाँ पहुँचकर आंट को कॉल करके कहता है कि येन कहाँ पर है। तो आंट इसको बताते हैं कि
येन अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है और फिर हेनग्यो जब येन को देखता है तो ये वेडिंग ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है और इसको देखकर मुस्कुराने लगता है। येन इसे कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कब अपनी फैमिली को सच्चाई बता रहे हो। हम दोनों कपल नहीं है, इसलिए हम भला कैसे शादी कर सकते हैं। हेनग्यो कहता है कि क्या अगर हम कपल होते तो हमारी शादी हो सकती थी। येन कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, ये सब कुछ झूठ से शुरू हुआ है और उस झूठ को बचाने के लिए हमने न जाने कितने झूठ बोले हैं। हेनग्यो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। येन कहती है कि हमें आखिरी दफा एक और झूठ बोलना होगा। येन इसको कुछ आइडियाज देती है जो हेनग्यो को पसंद नहीं आते हैं और कहने लगता है कि तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स यकीन नहीं करेंगे कि तुम्हारे दूर जाकर जॉब करने की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया है। येन इसको कहती है कि फिर तुम्हें कुछ सोच लो और इतने में हेनग्यो को इसके मॉम की कॉल आ जाती और हेनग्यो येन को बताता है कि मेरी मॉम ने हमें फिर से खाने पर बुलाया है। अब ये दोनों घर पर आ जाते हैं। आंट येन को खाने के लिए फूड दे रही होती है लेकिन ये नीचे गिर जाता है। येन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको वॉश करके लेकर आती हूँ। और जब येन किचन में पहुँचती है तो उसके डैड फिर से किसी से बात कर रहे होते हैं और जाते हुए इसे कंफर्म भी करते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं। लेकिन येन को समझ नहीं आती कि क्या पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ से चली जाती है। हेनग्यो के डैड कह रहे होते हैं कि मुझे पहले कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन जब मेरी मुलाकात हेनग्यो की मॉम से हुई तो मैंने जो डिशेस हेनग्यो की मॉम को पसंद थी वो बनानी सीख ली। ये साथ में ये भी कहते हैं कि मुझसे कुछ गलती हो गई है लेकिन तुम्हें मुझे उसके लिए चांस दे देना चाहिए क्योंकि तुम सारी उम्र तुम मुझ पर उस बात पर गुस्सा नहीं कर सकती हो। हेनग्यो के डैड बड़ी हंस हंस के ये सब बातें कर रहे होते हैं जो येन को काफी अजीब लगती है क्योंकि येन हेनग्यो के डैड को एक दफा मॉल में एक और लड़की के साथ देख चुके थे और अभी भी येन ने इसके डैड को किसी और से बातें करते हुए सुन लिया था। येन जैसे ही कुछ खाना खाती है तो ये सबसे सॉरी कहकर यहाँ से आ जाती है। हेनग्यो की मॉम कहती है कि जाओ देखो येन को क्या हुआ है। हेनग्यो से आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो येन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा सकते हो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। हेनग्यो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। येन कहती है कि एक चीज है जो मैं तुम्हें काफी अर्से से बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं वो बात तुमसे कैसे कहूँ। हेनग्यो कहता है कि वो बात किससे रिलेटेड है। येन कहती है कि वो बात तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है, स्पेशली तुम्हारे डैड से। हेनग्यो कहता है कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम हो गया है। येन काफी हैरान होते उसे कहते हैं कि क्या तुम ऑलरेडी इस बारे में जानते हो। येन कुछ कहने ही वाली होती है तो हेनग्यो कहता है कि मुझे नहीं सुनना जो तुम मुझे बताना चाहती हो, लेकिन बस तुम ऐसे ही प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। हेनग्यो उसको बताता है कि यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था। येन कहती है कि मुझे ये बात तुमसे वैसे नहीं करनी चाहिए थी लेकिन अगर कोई चीज मुझे बॉदर कर रही हो तो मैं उसको अपने अंदर छुपा कर नहीं रख सकती, इसी तरह से मैं बड़ी हुई हूँ। हेनग्यो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का माइंडसेट सेम है लेकिन तुम एक आउटसाइडर हो, इसीलिए तुम कभी भी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर नहीं सोच सकती हो। इससे पहले येन ने से ये सवाल पूछा होता है कि तुम किसकी साइड पर हो और हेनग्यो उसको कहने लगता है कि एक तरफ मेरी मॉम है और एक तरफ मेरे डैड, इन दोनों में से तुम बताओ मैं कैसे चूज कर सकता हूँ। येन को ये आउटसाइडर वाली बात काफी बुरी लगी होती है और इससे कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ और फिटिंग रूम में मैं तुमसे ब्रेकअप के बारे में बात कर रही थी और अब मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपना रोल सही से अदा नहीं किया है, मैं सही से तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई हूँ। और ये फेक गर्लफ्रेंड वाली बात हेनग्यो की ग्रैंडमा ने सुन ली होती है। येन ग्रैंडमा से कहती है कि हमारी कोई बुरी इंटेंशंस नहीं थी आपसे झूठ बोलने के लिए, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे तुम दोनों की फीलिंग्स हर्ट होंगी। और ग्रैंडमा येन से कहती है कि इस मामले में मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी, तुम घर पर चली जाओ, मैं बाकी सबको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगी। येन के यहाँ से जाने के बाद ग्रैंडमा हेनग्यो से कहती है कि सब में सारा मेरा कसूर है क्योंकि मैं अपने बेटे की परवरिश सही तरीके से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से तुमने अकेले रहने का फैसला किया है। येन जब अपने घर पर पहुँचती है तो मॉम कहती है कि तुम्हें तो अभी हेनग्यो के घर पर डिनर कर रहे होना था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। येन कहती है कि डिनर जल्दी खत्म हो गया था इसलिए मैं वापस आ गई। येन यहाँ पर रुकना चाह रही होती है तो मॉम इसे कहती है कि क्या तुम्हारा और हेनग्यो का झगड़ा हुआ है, इस पर येन कहती है कि नहीं। तो मॉम कहती है कि तुम्हें फिर अपने घर जाना चाहिए। येन हेनग्यो के घर पर नहीं जाना चाहती होती और ये अपनी मॉम के घर भी अब नहीं रुक पा रही होती, इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये कहाँ पर जाए। डैड हेनग्यो को बात करने के लिए बुलाते हैं अपने पास और डैड कहने लगते हैं कि कुछ लड़कियाँ सिर्फ दोस्ती की हद तक ठीक होती हैं और कुछ लड़कियाँ शादी के लायक होती हैं। अगर टैन शिशी और येन का मुकाबला किया जाए तो टैन शिशी एज अ वाइफ तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी, लेकिन तुम्हें चूज करने की जरूरत नहीं है, तुम इन दोनों के साथ एक ही वक्त में रह सकते हो। डैड हेनग्यो को वही करने के लिए कह रहे होते हैं जो ये खुद कर रहे होते हैं। इस पर हेनग्यो को बहुत गुस्सा आता है और ये अपने डैड से कहता है कि अगर आप मेरे डैड ना होते तो ये गर्म चाय मैं आपके मुंह पर गिरा देता। ये कहकर यहाँ से चला जाता है और इसके डैड से गुस्से में कहते हैं तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन हेनग्यो अपने डैड की बात नहीं सुनता है। लोरियान येन के लिए एक होटल का रूम बुक करती है तो ये वही रूम होता है जहाँ येन की मुलाकात फर्स्ट टाइम हेनग्यो से हुई होती है। येन को कुछ लम्हे के लिए लगता है कि हेनग्यो यहाँ पर है और वो उस दिन की तरह केक से कुकी निकाल कर खा रहा है। येन कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो लोरियान इसके पास आकर कहती है कि तुम किससे बात कर रही हो। येन की फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। लोरियान इसको गले से लगाकर
कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा और कल हम कहीं पर चलेंगे ताकि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। हेनग्यू अपने घर पर मौजूद होता है और इसको येन की याद आ रही होती है। फिर ये अपना फोन चेक करता है तो येन के सोशल मीडिया से इसको मालूम हो जाता है कि येन अभी कहाँ पर है। लुनियान येन को छेड़ते हुए कह रही होती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर इस जगह पर खाना खाना चाहिए, ना कि अपनी इस सिंगल दोस्त के साथ। जिस पर येन कहती है कि तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ताकि मुझे तुम्हारे साथ बैठ के खाना ना खाना पड़े। लुनियान इसको बताती है कि एक दफा एक रेस्टोरेंट पर मैंने एक बोरिंग से लड़की के साथ लंच किया था, लेकिन हमने डिजर्ट नहीं खाया था और मैंने उससे कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। येन कहती है तो फिर क्या हुआ? लुनियान कहती है कि लेकिन वो अगली दफा कभी आई ही नहीं। इतने में यहाँ पर शारून आ जाता है, जिसे देखकर येन और टेंशी दोनों ही हैरान होते हैं। एक्चुअल में शारून टेंशी से यहाँ पर मिलने के लिए आया होता है। लुनियान येन से यही पूछ रही होती है कि ये लड़का कौन है और इसके साथ ही यहाँ पर हेनग्यू आ जाता है, जिसको देखकर टेंशी और येन दोनों अपनी चेयर से खड़ी हो जाती हैं और इसे देखकर कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेनग्यू येन के पास आता है, उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हेनग्यू इसका हाथ पकड़ता है, उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर टेंशी को बहुत बुरा लगता है। टेंशी शारून से कहती है कि तुम कुछ खा के यहाँ से चले जाना, मुझे कुछ काम है। ये कहकर टेंशी यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद शारून इसे कहता है कि मैं यहाँ पर तो इसलिए आया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। येन हेनग्यू से कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो हेनग्यू येन को गले लगा लेता है। हेनग्यू येन को रूम के अंदर ले आता है तो येन कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? हेनग्यू से बताता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे अपनी मॉम के लिए बुरा लगता था क्योंकि मेरे डैड ने तभी से मेरी मॉम को चीट करना शुरू कर दिया था और तभी से मेरा रिलेशनशिप से एतबार उठ गया था, क्योंकि मेरे नजदीक एक मैरिड कपल जिनका एक बच्चा भी हो, जब वो इस तरह से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं तो फिर कोई भी एक दूसरे से दूर हो सकता है। और फिर जब मैं टेंशी से मिला तो मेरा पहली बार दिल चाहा कि मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करूं, लेकिन जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मेरा इस सब से बिल्कुल ही एतबार उठ गया। आगे से येन कहती है कि जब तक टेंशी दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आई। तो हेनग्यू अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहता है कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इतने में दरवाजा नॉक होता है और बाहर टेंशी खड़ी होती है। हेनग्यू दरवाजा खोलने लगता है तो येन कहती है कि तुम ऐसे कैसे दरवाजा खोल सकते हो, मुझे पहले छुपना होगा। हेनग्यू से कहता भी है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन येन कहती है कि मुझे इस तरह बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है और ये दूसरे रूम में जाकर छुप जाती है। हेनग्यू दरवाजा खोलता है तो टेंशी पहला सवाल यही पूछती है कि क्या यहाँ पर येन है? हेनग्यू कहता है कि हाँ वो अंदर है। टेंशी कहती है कि वो इस लिविंग एरिया में तो नहीं है ना, और ये अंदर आ जाती है। हेनग्यू टेंशी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो टेंशी से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बोरो करना चाहती हूँ, जिस पे हेनग्यू कहता है कि ठीक है वो चीज बोरो करो और यहाँ से चली जाओ। टेंशी कहती है कि मेरा जाना न जाना तुम पर डिपेंड करता है। हेनग्यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है जिसकी वजह से तुम इस तरह की बातें करने लग पड़ी हो। और फिर हेनग्यू इस रूम का दरवाजा खोलता है जहाँ येन कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। ये काफी ऑकवर्ड फील करती है टेंशी को देखकर। येन कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अगर आपको ये रूम यूज करना है तो आप कर सकते हैं। हेनग्यू से रोकता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है और फिर ये इसका हाथ पकड़कर इसे कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और टेंशी से कहता है कि मैं तुम्हें ये रूम बोरो करने के लिए दे रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम यहाँ से ले सकती हो। ये कहकर ये येन को लेकर यहाँ से चला जाता है। येन हेनग्यू से कहती है कि तुम मुझे तब से क्यों खींचे जा रहे हो, आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? हेनग्यू कहता है कि ठीक है मैं यहीं पर अपनी बात कह देता हूँ तुमसे। येन कहती है कि क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो अपनी बात मुकम्मल करने से पहले? तो हेनग्यू कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी। येन इसको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ से नहीं भागेगी कि हेनग्यू इसको हक कर लेता है। येन हेनग्यू से कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं वाकई में ही नहीं भागूंगी। अब जैसे हेनग्यू को इसकी बात पर यकीन आ जाता है और कहने लगता है कि फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तो येन कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन हमने ये फेक रिलेशनशिप स्टार्ट किया है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ झूठ है और मुझे लगता है कि यही टाइम है जब हमें इसे एंड कर देना चाहिए। हमें इस फेक रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए डिफरेंट एक्सक्यूजेस की तलाश को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज गलत अंदाज से शुरू हुई है। और ये कहाँ पर लिखा है कि गलत स्टार्ट की एंडिंग राइट ही हो सकती है? येन अब इससे पूछती है कि क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ? जिस पर हेनग्यू कहता है कि हाँ। तो येन कहती है कि जहाँ तक बात रही घर की, तो मैंने रेंट भी पे कर दिया है और डिपॉजिट भी, और जब मैं वापस जाऊंगी यहाँ से तो मैं अपने लिए एक नया घर तलाश करना शुरू कर दूंगी। हेनग्यू हैरानगी से पूछता है कि क्या तुम मेरा घर छोड़कर जा रही हो? जिस पर येन कहती है कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हूँ, वो भी सही तरीके से। हेनग्यू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। येन कहती है कि ठीक है हमारे दरमियान ये डील तय हो गई है, तो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अभी हेनग्यू येन के जाने का गम ही कर रहा होता है कि इतने में भागते हुए येन इसके पास आती है और इसे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई चोर है और मुझे ये भी लग रहा है कि लुनियान कमरे के अंदर ही है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर देखना होगा। हेनग्यू उसके साथ देखने के लिए आ जाता है तो बाहर एक लड़का खड़ा होता है वाइन की बोतल लेकर। येन हेनग्यू को सारा प्लान बताते है कि हम इस पर कैसे अटैक करेंगे। तो
तो जब हेनग्यू गौर से देखता है और कहता है कि क्या तुम इस बात पर श्योर हो कि ये तुम्हें कोई चोर ही लग रहा है। इस पे येन कहती है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत मिस्टीरियसली एक्ट कर रहा है। तो हेनग्यू कहता है कि क्या तुमने कभी किसी चोर को देखा है कि वो रात के वक्त सन ग्लासेस लगाए हो? मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की डेट हो सकती है, तो तुम बताओ क्या तुम इस शख्स पर हमला करके अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेट को यहीं पर खत्म कर देना चाहती हो? लेकिन येन कहती है कि लूनियान तो कभी भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हेनग्यू से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और लूनियान जब दरवाजा खोलती है अपने रूम का, तो बाहर जियांगची खड़ा होता है। जियांगची लूनियान को कन्विंस कर लेता है अपने साथ वाइन पीने के लिए और फिर लूनियान इसको अंदर आने देती है। दूसरी तरफ टैन शिशी बाहर बैठी होती है जो कि काफी उदास लग रही होती है। शारोन इसके पास आकर बैठता है और इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक दफा फिर नाकाम हो गई हो अपने मंसूबे में। टैन शिशी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी हार पर खुशी होती है। शारोन कहता है कि शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मेरी कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हैं। टैन शिशी से पूछती है क्या तुमने शियांगन को परस्यू करना छोड़ दिया है? तो शारोन कहता है कि हाँ। अब येन हेनग्यू के साथ इसके ही रूम में बैठकर वेट कर रही होती है जियांगची के जाने का। अब मिडनाइट हो गई होती है और येन भी इंतजार कर करके थक गई होती है और ये जाने लगती है। लेकिन हेनग्यू से रोकता है, उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो अभी तक चला गया होगा? जिस पर येन कहती है कि मुझे लगता तो है। हेनग्यू कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें अपनी दोस्त को टेक्स्ट करना चाहिए। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर उसने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो वहीं पर मौजूद है। येन बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन 5 मिनट के अंदर भी रिप्लाई नहीं आता है। हेनग्यू से कहता है कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टाइम पर कोई दूसरा रूम भी मिलेगा और आज हम शायद एक और दफा रूममेट्स बन सकते हैं। येन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती होती और उसे कहती है कि मैं उसे दोबारा टेक्स्ट करती हूँ। जियांगची वाइन पीकर यहीं पर सो गया होता है और लूनियान इसके जागने का वेट कर रही होती है। अब ये येन का मैसेज पढ़ती है तो इसे ये टाइप कर देती है कि मैं बिजी हूँ और येन भी आगे से इसको कह देती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लूनियान यहाँ पर बैठकर जियांगची से कह रही होती है कि तुम्हें टेस्ट करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो मैं तुम्हें ड्रंक कर दूं ताकि मैं तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी को जान सकूं, या फिर मैं खुद भी ड्रंक हो जाऊं और देखूं कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। पर अब चूंकि हम दोनों ही ड्रंक हैं, तो तुम क्या करना चाहते हो? जियांगची इसके करीब आता है और फिर उठकर यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक ब्लैंकेट लेकर नीचे जमीन पर लेटकर सो जाता है, जिसे देखकर लूनियान मुस्कुरा देती है। अब दूसरी तरफ येन को हेनग्यू के साथ फिर से रूम शेयर करना पड़ता है। जब ये दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं तो येन हेनग्यू से कहती है कि मुझे लूनियान के बारे में काफी परेशानी हो रही है। तो हेनग्यू को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका रूम बिल्कुल हमारे साथ ही है, अगर उसे कुछ होगा तो हम उसे बचाने के लिए फौरन पहुंच जाएंगे। येन इसको बताने लगती है कि मैं लूनियान के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तभी से मैं अपनी सारी बातें लूनियान से शेयर करती हूँ। वो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन मैं लूनियान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे बस ये मालूम है कि वो एक अच्छे खानदान से आई है, उसे ना काम करने की जरूरत है क्योंकि उसे पैसों की परेशानी नहीं है। लेकिन इन चीजों के अलावा मुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है। हेनग्यू कहता है कि ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में इतनी अच्छी ना हो। येन बताती है कि जब मैं अपने 4th ईयर में थी तो लूनियान ग्रेजुएट हो गई थी, लेकिन जब भी कोई वेकेशंस वगैरह आते थे तो लूनियान जानती थी कि मैं डोम में अकेली रह जाऊंगी, जिसकी वजह से वो मेरे साथ डोम में रहने के लिए आ जाती थी और उसने पूरा साल मुझे इसी तरह कंपनी दी। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ आपको अकेले ही जाना होता है, आप उस शख्स को भी अपने साथ नहीं रख सकते जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज होता है। हेनग्यू बस इसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा होता है। लूनियान जियांगची को देख रही होती है और अचानक से जियांगची कहने लगता है कि मैं इससे पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ और मैंने जो भी कुछ तुमसे डेटिंग के बारे में कहा था वो सब चीजें मैंने इंटरनेट से पढ़ी थी, क्योंकि मैं उन्हें किसी के साथ ट्राई करना चाहता था पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। और जहाँ तक बात रही मेरे पहले रिलेशनशिप की, तो वो बहुत अजीब सा था क्योंकि मैं उसको अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता था और अब वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की फियांसे है। लूनियान कहती कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में रहे हो। तो जियांगची कहता है कि वो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक्चुअल में शियांगन और मैं कभी भी एक रियल रिलेशनशिप में नहीं थे। शियांगन का नाम सुनकर लूनियान बहुत हैरान होती है क्योंकि ये तो जानती नहीं होती कि जियांगची की पहली गर्लफ्रेंड येन थी। दूसरी तरफ येन हेनग्यू से कहती है कि मैं एक दफा बिल्कुल अकेले रहना ट्राई करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे रुकने के लिए परस्यू करना छोड़ सकते हो? हेनग्यू कहता है कि क्यों, क्या तुम शारोन को पसंद करती हो? जिस पर येन कहती है कि नहीं। फिर हेनग्यू उठकर बैठ जाता है और येन से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? जिस पर येन कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। हेनग्यू कहता है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके साथ हमारे पेरेंट्स भी हमारी शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। येन हेनग्यू से कहती है कि तुम्हारे पास एक करियर है, लेकिन मैं अभी ग्रो करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ग्रो करने का मौका दो, और अगर तब तक तुम मुझे पसंद करते हुए तो फिर हम अपने इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। और हेनग्यू इसके लिए रजामंद हो जाता है। जब सुबह येन उठती है तो इनके रूम में हेनग्यू नहीं होता है। ये बाहर सोफे पर जाकर बैठती है तो इतने में शारोन इसके पास आता है और येन शारोन से पूछती है कि
तुम यहाँ अंदर कैसे आए। शाओन कहता है कि मेरी अभी मुलाकात बाहर हेनग्यू से ही थी और उसने मुझे बताया कि तुम दोनों रात साथ ही थे। ये बात सुनकर येन को काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है और ये अपने आप से कहती है क्या हेनग्यू यही चाहता है कि दूसरे लोग हमें गलत समझें। अब येन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शाओन कहता है कि इस होटल का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे साथ वो ट्राई करना चाहता हूँ। ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। येन शाओन से पूछती है कि आजकल तुम बहुत रिलैक्स दिखाई देते हो, क्या बात है। शाओन कहता है कि जब मैं पहले तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया करता था तो मेरा मकसद तुम्हें अपने लिए परस्यू करना था ताकि मैं किसी के मकसद को हासिल करने में उसकी मदद कर सकूं। लेकिन अब जब मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं काफी रिलैक्स फील करता हूँ। येन कहती है कि क्या तुम टेनशिशी की मदद कर रहे थे। तो शाओन कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम है। येन कहने लगती है कि जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हारे दिल में जो भी कुछ होता है वो तुम्हारे चेहरे पर साफ वाज़ेह होता है। शाओन कहने लगता है कि पहले मुझे लगता था कि जब तक टेनशिशी खुश होगी तो शायद मैं भी खुश होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरा प्लान चेंज हो गया है और वो ये है कि जब तक तुम और हेनग्यू एक दूसरे के साथ रहोगे तो टेनशिशी को अपना माइंड चेंज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हेनग्यू और टेनशिशी भी मौजूद होते हैं। टेनशिशी हेनग्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ, जबकि हेनग्यू का कहना ये था कि मुझे लगता है कि टेनशिशी तुम बीमार हो गई हो और तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये बात येन के लिए काफी शॉकिंग होती है और ये यहाँ से उठकर जाना चाह रही होती है, लेकिन जाते हुए इससे एक ग्लास नीचे गिर जाता है। ग्लास गिरने की वजह से हेनग्यू की अटेंशन भी येन की तरफ हो जाती है और ये जल्दी से उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और येन ये कह रही होती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश नहीं की है। जिस पर हेनग्यू कहता है कि ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें पहले अपने जख्म को ट्रीट कर लेना चाहिए। हेनग्यू येन को उठाता है और इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। टेनशिशी भी इन दोनों के पीछे आ जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर ये हेनग्यू को देती है। हेनग्यू येन को बैंडेज करता है। हेनग्यू और येन टेनशिशी का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बाद टेनशिशी यहाँ से चली जाती है। टेनशिशी एक्चुअल में कोई बुरी इंसान नहीं है, बस वो हेनग्यू के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती है। येन कहने लगती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ। जिस पर हेनग्यू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा है कि आपकी केयर करने वाला कोई मौजूद हो। इस पर येन कहती है कि मैंने जो फैसला किया उस पर मैं डिटरमिन्ड हूँ, इसलिए तुम मेरा बार बार माइंड चेंज करने की कोशिश नहीं करो। हेनग्यू कहता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। टेनशिशी शाओन से कहती है कि मैंने अब हेनग्यू पर गिव अप कर दिया है। शाओन कहता है कि फिर तुम्हारा अब क्या प्लान है। टेनशिशी कहने लगती है कि अब मैं अपने काम पर वापस जाऊंगी क्योंकि मैंने एक काफी लंबे अरसे की ब्रेक ले ली है। अब शाओन बड़ी चालाकी से खाने की मिसाल देते हुए कहने लगता है कि जरूरी नहीं है आप वही चीज दोबारा खाएं जिसको आप पहले टेस्ट कर चुके हैं, आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसका इशारा अपनी तरफ होता है, कहने लगता है कि आप किसी छोटे को भी ट्राई कर सकते हैं। जिस पर टेनशिशी मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। अब जियांग उठ जाता है और हेनग्यू येन को इसके रूम में छोड़ने के लिए आ रहा होता है क्योंकि इसके पैर में चोट लग गई होती है। जब हेनग्यू और येन लुनियान के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर जियांगशी भी होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बस एक ही सवाल करते हैं और वो ये होता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। येन तो काफी परेशान हो जाती है और ये जियांगशी से कहती है कि लुनियान कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है। जियांगशी कहने लगता है कि मैंने लुनियान के साथ कुछ भी नहीं किया है और फिर ये इन दोनों से सवाल पूछता है कि क्या तुम दोनों लुनियान को जानते हो। जिस पर येन कहती है कि हाँ मैं लुनियान को पिछले 4 साल से जानती हूँ। अब जियांगची काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। वो कहने लगता है कि जिस लड़की को मैं डेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मैं अपनी करंट गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर ये दोनों ही कहते हैं कि तुम एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो क्योंकि इनका रिलेशनशिप कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं था। जियांगची को अब जो थोड़ा सा होश आता है तो इन्हें कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि लुनियान कहाँ पर गई है। मैं जब उठा तो लुनियान यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी चीजें अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। लुनियान का फोन यहीं पर रह गया होता है और जब येन उसको चेक करती है तो वहाँ पर एक पार्क का एड्रेस आ रहा होता है, यानी कि लुनियान अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए पार्क में गई है। येन इन दोनों से कहती है कि मैं जानती हूँ वो कहाँ पर है, इसलिए मैं वहाँ पर अकेली जाना चाहती हूँ। ये दोनों येन के साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन येन कहने लगती है मुझे लगता है कि लुनियान नहीं चाहती कि किसी को मालूम हो कि वो भी कहाँ पर है, इसलिए मुझे वहाँ पर अकेले ही जाना होगा। अब फिर येन इस पार्क में आ जाती है और एक डायनासोर वाले कॉस्ट्यूम वाला कोई पीछे से आकर येन को पकड़ता है। येन पहले तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब ये अपना मास्क उतारती है तो ये और कोई नहीं बल्कि लुनियान होती है। एक्चुअल में लुनियान इस बात पर बहुत शर्मिंदा होती है कि वो जिस लड़की को पसंद कर रही है एक्चुअल में वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्स है। लुनियान आगे कहती है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा शायद इस सिचुएशन से भाग जाना ही बेहतरीन हल है। येन इसको समझाती है कि मेरे और जियांगची के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हमने क्लियर कर ली है, इसलिए तुम उसको मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर भी कंसिडर नहीं कर सकती हो। और येन इससे पूछती है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो, जिस पर लुनियान कहती है कि हाँ थोड़ा सा पसंद करती हूँ उसको मैं। और फिर लुनियान आगे कहती है कि जियांगची का बिजनेस अच्छा है, वो एक अच्छी फैमिली से आया है, जबकि उसके मुकाबले में मैं सिर्फ फेक हूँ। लुनियान येन से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने इतने साल तुमसे झूठ बोला है। येन इसको तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ अगर तुमने मुझसे झूठ भी बोला है तो तुम्हारी कोई अपनी रीजंस होंगी। लुनियान कहने लगती है कि जब मैं छोटी थी तब भी से मेरी फैमिली
फैमिली गरीब थी। मुझे वाटर कलर ब्रशेस खरीदने के लिए पैसे जमा करने में पूरा 1 साल लग गया था। लेकिन तब कुछ यूँ हुआ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को किसी ने बुली करने की कोशिश की। दूसरी क्लास के कुछ लड़के उसका वाटर कलर ब्रशेस का बॉक्स ले गए। मैं उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपना वाटर कलर ब्रश बॉक्स दे दिया। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं ताकि मैं बहुत सारे वाटर कलर ब्रशेस के बॉक्स खरीद सकूं और मैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकूं और इसी तरीके से मैं खुश रह सकती हूँ। ये अब इसे एक सवाल पूछती है, तुम यूनिवर्सिटी में क्लासेस अपने पार्ट टाइम जॉब की वजह से स्किप किया करती थी, तो फिर तुमने कोई फुल टाइम जॉब क्यों नहीं की? जिस पर लूनियान कहती है कि मैं एक फेक वेल्दी इमेज क्रिएट करना चाहती थी अपने बारे में और उसको मेंटेन रखने के लिए मैं फुल टाइम जॉब करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये इनको जैसे अब सारी बात समझ में आ जाती है और ये अपनी दोस्त को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हें अब से अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया करती थी अपनी जिंदगी के बारे में और मैं भूल गई थी कि तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। फिर ये लूनियान की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स की हिफाजत करूंगी। इस पर लूनियान भी इसे मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। अब येन थोड़ा सा उदास फेस बनाकर इसको कहती है कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो लेकिन पता नहीं क्यों तुमने ड्राइंग करना बंद कर दी है। लूनियन कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने ड्राइंग करना छोड़ दी है? येन बहुत हैरानगी से पूछती कि क्या तुम अभी भी ड्रॉ करती हो? इस बात का जवाब देने के लिए लूनियन येन को अपने घर पर ले आती है और बाहर सेहन में लूनियन ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाकर रखी होती हैं। लूनियन येन को गले लगाती है क्योंकि बहुत खुश होती है इस बात पर कि कम से कम अब इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। येन इसके बाद घर पर आ जाती है और हेनग्यू घर पर इसका वेट कर रहा होता है। येन हेनग्यू से पूछती है कि जियांग ने तुमसे क्या कहा? हेनग्यू कहने लगता है कि उसने मुझे बताया कि वो उस दिन इतना ड्रंक था कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जियांग को जानता हूँ उसकी कोई भी रोमांटिक हिस्ट्री नहीं है और लूनियान वो पहली लड़की है जिसके बारे में वो सीरियस है। येन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर सकती हूँ क्योंकि लूनियान ने मुझे बताया है कि उसका मुझे परस्यू करने का अंदाज बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसने रोड साइड से कोई मैगजीन खरीद कर उसमें से की सारी ट्रिक्स सीखी हैं। हेनग्यू कहता है कि क्या मैं भी जियांग की तरह ही हूँ? येन काफी सीरियस फेस बनाकर इसे पूछती है कि तुम किसको परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो? अब जब येन ने कोई साफ जवाब नहीं दिया होता तो हेनग्यू कहने लगता है कि हम किसी और बारे में बात करते हैं। हेनग्यू से पूछता है कि तुमने और लूनिया ने किस बारे में बात की? येन कहती है कि तुम जानते हो लड़कियों के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो हेनग्यू कहता है कि क्या वो जानती है हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में? तो येन कहती है कि हाँ, वैसे भी ये थोड़े अरसे बाद खत्म ही होने वाला है। मैंने लूनियान से कहा है कि वो रेंटल घर की लिस्ट पर नजर रखे क्योंकि मुझे जल्द से जल्द किसी और घर में शिफ्ट होना है। और अब हेनग्यू आवाज देकर शाओ को बुलाता है, जिसे देखकर येन काफी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाओ कहने लगता है कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुन सकता और ये जल्दी से वापस अपने रूम में भाग जाता है। येन पूछती है कि तुम यहाँ इसे क्यों लेकर आए हो? हेनग्यू कहने लगता है कि इसके पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं और इसने मुझसे कहा था कि मेरा एक एग्जाम है और वो चाहता है कि मैं उसको पढ़ाऊं। येन कहती है कि उसका जूनियर हाई एंट्रेंस एग्जाम तो खत्म हो गया है, तो अब वो कौन सा एग्जाम दे रहा है? हेनग्यू कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, तुम जाकर खुद उससे पूछ सकती हो। येन अब इसके रूम में जाती है और शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाओ इसको बताता है कि हेनग्यू मेरे घर पर आया था और उसने मुझे कहा था कि तुम क्यों ना कुछ दिन मेरे घर पर आकर रहो। तब मैंने आने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि मेरे कुछ एग्जाम्स हैं और मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ। जिस पर हेनग्यू ने मुझे कहा था कि मैं पर्सनली तुम्हें ट्यूशन दूंगा और साथ में ये भी कहा था कि वो मुझे हर रोज 1 घंटा फ्री गेम्स खेलने के लिए देगा और ये भी कि हेनग्यू मुझे रोजाना 2 बोतल्स कोक की भी पीने देगा। यानी से कहती है कि तुम सिर्फ कुछ कोक की बोतल्स के लिए मुझे धोखा देकर उसके साथ डील कैसे कर सकते हो? शाओ कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। तो फिर येन कहती है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बताया ही नहीं था। फिर इससे पूछती है कि तुम यहाँ तक कब तक ठहर रहे हो और तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? शाओ कहता है कि एक चिल्ड्रन स्ट्रीट डांस कंपटीशन आ रहा है और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। खाने के टेबल पर अब येन हेनग्यू से पूछती है कि तुम शाओ को यहाँ पर लाकर मुझे कुछ दिन रोकने में तो कामयाब हो गए हो, लेकिन तुम इन चंद दिनों में करना क्या चाहते हो? अब हेनग्यू इस बात का क्या ही जवाब देता और ये एक नजर शाओ की तरफ देखता है और शाओ इसकी तरफ, और फिर शाओ कहता है कि इसके पीछे सिर्फ एक सिंसियर हार्ट है। येन कहती है कि शाओ तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन जैसा पिछली दफा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस दफा मैं अपने रूम में अकेली सोऊंगी और तुम हेनग्यू के साथ रूम शेयर करोगे। ये सब कुछ येन ने काफी वसीले अंदाज में कहा होता है, इसलिए ये दोनों इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। हेनग्यू अगले दिन शाओ को डांस क्लास में लेकर आया होता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर बैठकर सो रहे होते हैं। अब हेनग्यू की जब आंख खुलती है तो ये शाओ को फोर्स करता है कि तुम जाकर ट्रेनिंग करो, लेकिन शाओ तो ट्रेनिंग करने के लिए मान ही नहीं रहा होता और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे किसी के साथ सही से नींद नहीं आती है। जिस पर हेनग्यू कहता है कि तुम सारी रात अपने दांतों से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे और तुमने लात मारकर मुझे बेड से भी गिरा दिया था, उसके बावजूद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, जबकि मेरी कमर अभी भी दुख रही है। शाओ तो कोई जवाब ही नहीं देता और ये हेनग्यू के कंधे पर सर रखकर यहीं पर सो जाता है। अब कुछ देर बाद
जागकर शाओ एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लेता है। अब शाओ हेनग्यू से आकर कहता है कि यहाँ पर येन पहुँचने वाली है और तुम यही चाहते हो ना कि येन तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाए। जिस पर हेनग्यू कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है उसे रोकने के लिए। शाओ कहता है कि तुम्हें येन को ये यकीन दिलाना चाहिए कि जैसे ही वो तुम्हें छोड़कर जाएगी तो तुम किसी और के टारगेट बन जाओगे और इस तरह से वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा पाएगी। हेनग्यू शाओ से पूछता है तो फिर मैं किसका टारगेट बनने वाला हूँ और ये अपने डांस टीचर की तरफ इशारा करता है। शाओ कहता है कि मैं अपने टीचर पर रिसर्च भी कर चुका हूँ, वो सिर्फ 26 ईयर्स की है, सिंगल है और वो मैच्योर लड़कों को पसंद करती है। हेनग्यू कहता है कि तुम्हारी डील क्या है इस दफा। जिस पर शाओ कहता है कि मुझे कोक की बोतल चाहिए हर मील के साथ। अब इनकी डील डन हो जाती है और शाओ अपने टीचर के पास जाता है और उसे कुछ कहकर हेनग्यू के पास लेकर आता है। इसने अपने टीचर को ये बताया होता है कि हेनग्यू की टांग में क्रैम्प पड़ गया है और इसीलिए हेनग्यू को यहाँ पर ड्रामा करना है। शाओ की टीचर हेनग्यू की टांग को देख रही होती है ताकि वो इसके क्रैम्प को निकाल सके। इतने में यहाँ पर येन आ जाती है और इस तरह से इन्हें देखकर येन को हेनग्यू पर गुस्सा आता है। हेनग्यू पूछता है कि तुम कब यहाँ पर आई, तो येन कहती है कि जब तुम हंस हंस के शाओ की टीचर से बात कर रहे थे। टीचर पूछती है कि आप कौन हैं, तो येन जानबूझकर कहती है कि मैं शाओ की मदर हूँ और ये इसके डैड हैं। टीचर के जाने के बाद येन इससे पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। हेनग्यू कहने लगता है कि मेरी टांग में क्रैम्प पड़ गया था। येन अब इसकी टांग पर पैर मार कर कहती है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो। जिस पर हेनग्यू कहता है कि हाँ, मैं खड़ा तो हो ही सकता हूँ। पहले तो इसे दर्द नहीं हो रही थी, लेकिन येन के मारने से इसे जरूर दर्द हो रहा था। अब जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो शाओ येन को बताता है कि ये सब उसका आइडिया था। हेनग्यू तो बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर रोकना चाहता है। जिस पर येन कहती है कि मुझे तो लगता है कि हेनग्यू उस डांस टीचर में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। अब शाओ जानबूझकर हेनग्यू को येन की तरफ धक्का दे देता है। हेनग्यू को अपने इतना क्लोज देखकर येन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और इसे कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। हेनग्यू कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ घर पर छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। इस पर येन कहती है कि आज मेरा कंपनी डिनर है, इसलिए तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। हेनग्यू कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा, उस जगह की लोकेशन क्या है। तो येन कहती है कि मुझे भी उस जगह की लोकेशन मालूम नहीं है। इतने में ही येन को मैसेज आ जाता है और लोकेशन होती है इसके डैड का रेस्टोरेंट। येन काफी हैरान होती है कि आखिर इनका कंपनी डिनर यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो हीयॉन बताती है कि इस नॉवल के ऑथर ने ही ये जगह सिलेक्ट की है। शाओ और हेनग्यू अंदर चले जाते हैं जबकि येन अपने कोलीग्स के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है। अंदर जाकर हेनग्यू की मुलाकात येन की मॉम से होती है और ये येन की मॉम से पूछता है कि क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कब ट्रीटमेंट ले रही हैं। जिस पर येन की मॉम कहती है कि तुम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ट्रीटमेंट की वजह से तुम दोनों की शादी रुक जाए और दूसरी वजह यह है कि हमारे रेस्टोरेंट पर सिर्फ मैं और येन के डैडी काम करते हैं। अगर मैं भी ट्रीटमेंट ले लूंगी तो येन के डैड अकेले ये जगह नहीं संभाल पाएंगे। हेनग्यू कहता है कि शाओरन कहाँ पर है, जिस पर येन की मॉम बताते हैं कि उसने रिजाइन कर दिया है। हेनग्यू कहता है लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज है कि आपको जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। जिस पर येन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ लेकिन मेरे अपने ही कुछ प्लान्स हैं। अब इनका हेड एक लड़के को वहाँ पर लेकर आता है और वो शाओरन होता है और इनका हेड बताता है कि जिसके नॉवल पर ये लोग काम कर रहे हैं उसका ऑथर शाओरन है। शाओरन अब अंदर येन के मॉम डैड को हाई करने के लिए आ जाता है, लेकिन शाओ और हेनग्यू यहाँ पर बारबेक्यू स्क्यू बना रहे होते हैं। शाओरन इसको बताता है कि मैं टैन शिशी को पसंद करता हूँ, जिस पर शाओ और हेनग्यू दोनों ही इसको थम्स अप देते हैं। शाओरन कहता है कि पहले मैं येन को चेस कर रहा था और अब मैं टैन शिशी को चेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम इसकी वजह नहीं पूछोगे। तो हेनग्यू कहता है कि तुम येन को चेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम टैन शिशी के साथ क्लोज होना चाहते थे, क्या यही तुम्हारी वजह नहीं है। शाओरन कहता है कि टैन शिशी सही कहती है, मैं वाकई में ही बच्चा हूँ, मैं जो भी सोच रहा होता हूँ बाकी सबको वो कैसे मालूम हो जाता है। हेनग्यू कहता है कि येन से मिलने से पहले मैं भी इमेच्योर था, मुझे नहीं मालूम था कि जेलसी क्या होती है। मैं जानता था कि तुम येन को चेस कर रहे हो ताकि तुम टैन शिशी का दिल जीत सको, लेकिन जब भी मैं तुम्हें येन के साथ देखता था तो मुझे जेलसी फील होती थी। तुम मेरी तरह बिल्कुल मत बनो, अगर तुम वाकई में किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और उसे बता देना चाहिए। अब खाने के दौरान येन का हेड हीयॉन की कमर पर हाथ रखता है जो कि हीयॉन के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वो इस गैदरिंग में इसको कुछ कह भी नहीं पा रही होती कि इतने में यहाँ पर टैन शिशी आती है और ये आते सार ही एक प्लेट तोड़ देती है और ये इस हेड से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर अब ये हेड टैन शिशी पर ही गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम अभी इस रेस्टोरेंट पर आई हो और तुमने आते सार यहाँ पर एक प्लेट तोड़ दी है। टैन शिशी कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं प्लेट के लिए पैसे दे दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ इधर उधर बिला वजह ही मूव किया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हाथ के साथ क्या करूंगी। ये हेड ऐसे बिहेव करता है जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं है और ये टैन शिशी से कहता है कि आखिर मैंने किया ही क्या है। टैन शिशी इस लड़की से इसका नाम पूछती है और कहती है कि अभी इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। हीयॉन जूनियर होती है और ये अपने हेड से डर रही होती है, इसलिए सबके सामने कुछ भी कन्फेस नहीं करती है। टैन शिशी हेड के करीब आती है और इसे कहती है कि अब चूंकि कुछ भी नहीं हुआ है तो ये एक और प्लेट पकड़ती है और तोड़ देती है और साथ में कहती है कि मैं इस प्लेट के भी पैसे दे दूंगी, जबकि येन और बाकी सब भी ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या
होने वाला है, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।